दूसरा हमारे पास क्या क्वेश्चन था? सॉर्टिंग था। सॉर्टिंग द एलिमेंट्स। मान लो आपके पास यही एलिमेंट है, इसको सॉर्ट करना है। अब उसका क्या लॉजिक लिखा है बता सकते हो? युवराज बनाए तो को नहीं। सोनाली आपने बनाया था क्वेश्चन, एक और वेरिएबल क्या लिखा था सॉर्टिंग का? इस लिस्ट की एक और वेरिएबल का ले लिया। उसके बाद हम लूप चलाएंगे फॉर। जनरल लाइफ में इसको सॉर्ट कैसे करते हो? ऐसे बताओ, अपने दिमाग से कैसे सॉर्ट करते हो इसको? अपने दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में भी सॉर्ट मेथड है क्या? तो वो कैसे करते हो तुम? माइंड तुम्हारा कैसे सोचता है? तुम कैसे? पहले हाँ। फिर क्या करते हो? फिर दोबारा चेक करते हो कि इसमें से छोटा कौन सा है, तो मैंने बोला 5 है, तो दोबारा क्या करते हो? 5 लिखते हो। फिर क्या करते हो? फिर दोबारा स्टार्टिंग से सर्च करके देखते हो इसके बाद कौन सा है, 6 वाला है, तो 6 ले सकते हो। फिर अगेन दोबारा देखते हो, फिर 8 लेते हो। फिर अगेन पूरी लिस्ट में 9। फिर अगेन क्या होगा? 14, देन 27। इस तरीके से सॉर्ट करते हो, है ना? ये हो गया एक तरीका। कोई और दूसरा तरीका हो सकता है जो सोचते होगे? उसके अलावा वो तो हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग वाला। इसी चीज को अलग तरीके से हम सॉर्ट कर सकते हैं। बड़ी ऑड इवन। नहीं, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं होता सॉर्टिंग में ऑड इवन का। सिंगल डिजिट डबल डिजिट। सिंपली आप क्या करते हो, दोनों में कंपेयर करके। चलो इधर देखो, ये दोनों में मैंने कंपेयर किया, जो छोटा होगा ऑटोमेटिकली पहले होगा। ठीक है। फिर मैंने ये दोनों में कंपेयर किया, जिसमें ये दोनों में जो छोटा होगा वो पहले आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 14। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट सारा उसी तरीके से चलेगा। मैं बोर्ड पे ही लिख देता हूँ, क्योंकि सॉर्टिंग है ना, बहुत सारे पैटर्न होते हैं कि आप सॉर्टिंग किसी भी तरीके से कर सकते हो, सबके पास अपना अपना लॉजिक होता है। तो मैंने बोला कि जो मेरा लॉजिक है, हम इस तरीके से सॉर्टिंग करेंगे। पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो छोटा होगा उसको हम लिख लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट पहली बार हमने रन किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या था, यही सीक्वेंस रहेगा। तो 3, 14, 5, 6, 27, 8 और 9। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, आगे थोड़ा सा बढ़ा, फिर इसी चीज को क्या किया, कंपेयर किया, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, मतलब यहाँ पे। तो मैंने देखा कि इन दोनों में 5 छोटा है, तो क्या होगा, 3, 5, 14, 6, 27, 8 और 9। फिर मैं क्या करूंगा, सेम लॉजिक में थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, तो ये दिखेगा 6 छोटा है, तो क्या चलेगा, फिर अगेन 3, 5, 6, 14, 27, 8 और 9, है ना? देन अगेन मैं क्या करूंगा कि यहाँ तक 6 तक था। फिर अगेन मैं इन दोनों में देखूंगा, तो इन दोनों में क्या है, सेम है, तो सेम चीज क्या होगा, रख सकते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्टेप वाइज सोच रहे हैं अभी। क्योंकि कंप्यूटर भी क्या करता है, इसी तरीके से सोचता है कि एक बार में एक ही स्टेप क्या करेगा, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 8 और 9। फिर क्या होगा, इन दोनों में कंपेयर होगा, छोटा कौन सा है, 8। तो क्या होगा, सेम यहाँ से यहाँ तक जाएगा, देन 8 होगा, 27 होगा, देन 9 होगा। ठीक है। फिर अगेन इन दोनों में क्या होगा, सर्च होगा, इन दोनों में देखेगा स्मॉल कौन है, तो फिर अगेन क्या होगा, 8, 9 और 27। ठीक है। तो इस तरीके से 3, 5, 6, 14, 8 और 9, इस तरीके से दिखा है। तो ये हो गया कि हमने एक लूप चलाया एक बार में, और ये लूप किसका था, कि हर बार हम क्या कर रहे थे, दो नंबर के बीच में सॉर्टिंग करवा रहे थे। हाँ? फिर अगेन क्या होगा कि ये सॉर्ट तो अभी भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को क्या करेंगे, कितने बार रन करेंगे, जितना एलिमेंट है उतने बार इसको रिपीट करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेटा आपका सॉर्ट हो जाएगा, है ना? फिर अगेन करोगे तो ये दोनों सॉर्टेड है, इसी तरीके से दिखेगा। ये भी सॉर्टेड है, तो इसी तरीके से दिखेगा। इन दोनों में क्या होगा, दोबारा सॉर्ट होगा। देन ये क्या होगा, 8 यहाँ पे आएगा, 14 यहाँ पे आ जाएगा, देन 9, 27। फिर अगेन क्या होगा, आपका 8, 9, 14, 27। इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो लूप होगा वो सॉर्ट हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि सिंपली दो नंबर को कंपेयर करोगे और नेस्टेड लूप चला दोगे तो भी सॉर्ट हो जाएगा, लूप पहला होगा। दूसरा सिंपल क्या कर सकते हो कि हर एक वैल्यू के साथ चेक कर सकते हो कि मैंने एक वैल्यू यहाँ से उठाया, इसको हर किसी के साथ क्या करेंगे, चेक करेंगे, है ना? कि इससे भी कोई छोटा है, अगर होगा तो क्या करेंगे, पहले रख देंगे, अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, यही नंबर रहेगा। फिर दूसरी बार क्या जाएंगे, दूसरे नंबर में जाएंगे। फिर अगेन क्या करेंगे, इसके आगे को सबके साथ सर्च करेंगे, क्या इनसे ये छोटा है, तो बोलेगा हाँ 5 है, तो 5 आ जाएगा। फिर अगेन यही क्या होगा, इसके साथ सर्च होगा,
क्या 14 6 से छोटा है, तो बोलेगा हाँ 6 से छोटा है। तो अगेन 27 नहीं है, 8 हाँ, तो 8 आ जाएगा। फिर 9, तो 9 आ जाएगा। देन फिर हमारे पास क्या है, 14 नहीं है। फिर अगेन क्या होगा, बाकी चीजें सर्च हो गया। 5 6 का देखेगा, फिर 14 27 का देखेगा, नहीं है। तो क्या होगा कि हाँ इससे छोटा 14 है, तो ये 14 को यहाँ रख देगा। देन 27। इस तरीके से क्या होता है ना, 8 से 10 सॉर्टिंग के अलग अलग क्या होते हैं, मेथड होते हैं, क्या आप अपने हिसाब से कोई भी सॉर्टिंग से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। हाँ, तो हमने क्या बोला, अपना लॉजिक बताना है कि आप सॉर्ट कैसे कर रहे हो। असेंडिंग करो डिसेंडिंग करो, उससे मतलब नहीं होता। तो फिर देखोगे सॉर्टिंग एल्गोरिदम, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कितने हैं। ये दिख रहा है। तो जो बाय डिफॉल्ट हम कर रहे थे अभी, पहला था हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट, जो हमने लॉजिक डिस्कस किया। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होता है क्विक सॉर्ट, होता है मर्ज सॉर्ट, होता है टाइम सॉर्ट, होता है हीप सॉर्ट, होता है देन सिलेक्शन सॉर्ट, होता है ट्री सॉर्ट, होता है सेल सॉर्ट, होता है बकेट सॉर्ट, होता है रेडिक्स सॉर्ट, होता है काउंटिंग सॉर्ट और क्यूबिक सॉर्ट होता है। ठीक है। ज्यादातर अगर देखोगे तो ये बबल सॉर्ट, इंसर्शन और सिलेक्शन सॉर्ट। और एक हमारे पास होता है बाइनरी सर्च, नहीं दिया है क्या? अच्छा सर्चिंग का है ना, सॉरी। तो हमारे पास ज्यादातर ये रहता है स्टार्टिंग के। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मर्ज सॉर्ट और एक हीप सॉर्ट। पाइथन बाय डिफॉल्ट कौन से सॉर्ट पे काम करता है, तो हीप सॉर्ट पे काम करता है। कोई भी आप सॉर्टिंग मेथड यूज करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट वो हीप सॉर्ट पे काम करता है। ठीक है। ऐसा हम लोग करते क्यों होंगे, तो अगर आपको यहाँ पे देखोगे तो टाइम और स्पेस का रहता है। ठीक है। ये आगे जाके अगर देखना चाहोगे तो देख सकते हो। एन का मतलब होता है कि जितना एलिमेंट रहेगा, अगर 10 एलिमेंट है तो वो 10 टाइम्स लेगा। अगर उसके पास 5 है तो 5 टाइम्स लेगा, है ना। और आप देखोगे कहीं पे लिखा हुआ एन लॉग एन, दिख रहा है, कहीं पे लिखा एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, अगर मेरे पास 10 एलिमेंट है तो उसको टाइम लगेगा 20 सेकेंड। मतलब अभी सेकंड के बेस पे बात करेंगे तो 20 सेकेंड लगेगा, मतलब डबल लगेगा। तो वो क्या हो गया, एन स्क्वायर के बेस पे हो गया। एन का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास 10 एलिमेंट है तो 10 सेकेंड मान के चल रहे हैं अभी, तो आपको 10 सेकेंड लगेगा। एन लॉग एन में क्या रहता है, एन लॉग एन में तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो भी आपके पास वैल्यू होगा उसका जो 10 टाइम्स होगा उसका लॉग 10 होगा। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, अगर 10 लिया है तो 1 होगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि ये सबसे कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर लॉग 10 20 30 रहा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वैल्यूज भी रिड्यूस होता है। तो वैल्यू रिड्यूस होता है तो सबसे बेटर क्या रहता है हमारे पास, एन लॉग एन का कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है। तो इसीलिए हम ज्यादातर क्या करते हैं, मर्ज सॉर्ट का यूज करते हैं। ठीक है। ये क्या रहता है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स रहते हैं। आपको जो फाइंड करना रहता है कॉम्पिटिशन्स में, ये वाला केस फाइंड करना रहता है। कोई भी कॉम्पिटिशन होता है तो वो कभी भी नहीं बोलता कि मुझे बेस्ट केस चाहिए, मुझे अपने कोडिंग का वर्स्ट केस चाहिए। ठीक है। कि जो भी होगा, आप अगर ये केस निकाल पा रहे हो तो मतलब आपका कोडिंग कोडिंग कॉम्पिटिशन निकल सकता है। समझे। बाकी ये क्या, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे कि कितना वो स्पेस भी ले रहा है, कि जितना नंबर होगा उतना स्पेस लेगा क्या। अब देखोगे इसमें क्या, ओ ऑफ वन है, मतलब एक ही वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एक से ज्यादा नहीं। ओ ऑफ एन है, मतलब जितना आपके पास एलिमेंट रहेगा उतना क्या लेगा, ये वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है। उसी तरीके से एन प्लस के है, लॉग एन है, इस तरीके से क्या अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें हम जो यूज कर रहे थे बाय डिफॉल्ट वो बबल सॉर्ट था। बबल में क्या था कि दो बबल आपको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं हमेशा, कि बबल क्या होता है, हमेशा इस तरीके से होता है। तो आप क्या करते हैं, दो बबल में कंपेयर करते हो, फिर अगेन जो ऊपर आता है उसके साथ कंपेयर करते हो, फिर अगेन जो ऊपर आता है उसके साथ कंपेयर करते हो। ये कंपेयर कब तक चलता है, जब तक आपका दोनों एलिमेंट सॉर्ट ना आ जाए। और ये कब तक होगा, तो सिंपली दो नेस्टेड लूप चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है। इसीलिए अगर देखोगे एन ऑफ एन स्क्वायर है, देख रहा है, एन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, जितना एलिमेंट रहेगा उसके 2 टाइम्स चलेगा ये। तो 2 टाइम्स कैसे चलता है, नेस्टेड में चलता है। इसका कोड आप क्या कर सकते हैं, है। हाँ, इंसर्शन में क्या था, मैंने दो लॉजिक के बेस पे सर्च किया था। पहला क्या था, एक दूसरे के साथ कंपेयर करेगा एंड देन स्वैप कर लेगा, ये बबल सॉर्ट होता है। दूसरा क्या रहता है, पहला एक एलिमेंट आप क्या करते हो, चूज करते हो, देन उसको क्या करते हो, उसके बेस पे देखते हो कि ये वैल्यू इससे छोटा है, अगर है तो इसकी जगह पे ये इंसर्ट हो जाता है, अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर आगे वाला चेक करते हो, फिर आगे वाला चेक करते हो, फिर आगे वाला चेक करते हो। इस तरीके से चेक होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस हुआ।
इसमें क्या करें, दो के बेस पे कंपेयर करते जा रहे हो हमेशा, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इसका सिंपल फॉर लूप पे फोर आई, या तो लेंथ के बेस पे करना है तो कर सकते हैं, इन रेंज और जैसे लूप खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे सॉर्टेड वाला, प्रिंट ये लूप के बाद। ठीक है, अब इसमें जो मैंने लॉजिक डिस्कस किया था सेम लॉजिक है, कि आप क्या कर रहे हो, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एलिमेंट है, मैंने क्या किया, पहला एलिमेंट यहाँ से उठाया, देन इसी को इसके साथ कंपेयर किया, है ना। तो इसके लिए कंपेयर करने के लिए हमारा इंडेक्स नंबर कितना होगा, तो ये हमेशा नेक्स्ट इंडेक्स नंबर होगा। देन अगेन मैं क्या करूंगा, इसके साथ सर्च करूंगा। तो ये चीज क्या है कि आपका लूप में चल रहा है। i+1 का मतलब क्या हो गया, कि जो मेरा जे स्टार्ट होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट वाले से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये क्या है, एल ऑफ आई मतलब पहला इंडेक्स नंबर, पहला इंडेक्स नंबर में क्या है, 3 है। देन उसको मैंने क्या किया, कंपेयर किया किससे, तो एल ऑफ जे, जे हमारा कौन सा बनेगा, जे हमेशा क्या बनेगा, आई की वैल्यू यहाँ 0 है, और जे की वैल्यू क्या होगी स्टार्टिंग से, i+1 दिख रहा है। तो अगर क्या है, जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 0 है तो जे की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब इसी चीज को आपको याद रखना है। अब ये क्या रहेगा, एल ऑफ आई है, तो एल ऑफ आई और एल ऑफ जे है। ठीक है, एल ऑफ आई का कितना वैल्यू होगा, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग नंबर 3 है तो 3 होगा। जे कितना होगा, तो जे की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो उसका इंडेक्स नंबर के बेस पे देखें तो क्या आएगा, 14, है ना। तो ये हो गया। अगर ऐसा है, अगर ये क्या है, ग्रेटर देन 14 है, तो आगे वाला क्या होगा, असाइन होगा। और इसमें हमने क्या लिखा है, तो देखोगे स्वैप किया है। स्वैप कैसे करते हैं, कि मान लो आपके पास ए है, A = 5 है, और B = क्या है, 4 है। ठीक है, अब मैंने बोला कि आपको चेक करना है ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ऐसा है तो बी में क्या करोगे, 5 रख दोगे, और ए में क्या रख दोगे, 4 रख दोगे। तो कैसे करेंगे, इसका बताओ पहले। ये हमारा क्या है, सिंपल लॉजिक है। अब क्या है, अगर ऐसा है तो आपको ए की जगह पे क्या करना है, 4 करना है, और बी की जगह 5 करना है। तो कैसे करोगे, इसके दो तरीके रहेंगे, कैसे करेंगे बताओ जल्दी से। पहला क्या कर सकते हो, टेम्परेरी वेरिएबल ले सकते हो, कि मेरा जो ए का वैल्यू था वो कितना था पहले, 5 था, और बी की वैल्यू पहले कितनी थी, 4 थी, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, कि ए की वैल्यू पे 4 रखूंगा, लेकिन 4 की वैल्यू कहीं पे मुझे रखना पड़ेगा, है ना। तो इसको मैं क्या करूंगा, एक टेम्प वैल्यू लूंगा, और इसमें क्या करूंगा, ए को डाल के रख दूंगा। तो ए की वैल्यू क्या होगी, टेम्प में चला गया, एंड देन ए में क्या करेंगे, बी को असाइन कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एंड देन बी में क्या करेंगे, टेम्प वाले को असाइन कर देंगे। ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो हमारा ए में था उसको मैंने बी से क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और जो बी में था वो टेम्प से चेंज हो गया, और जो ए टेम्प में क्या था, तो ए की वैल्यू थी। तो ये स्वैप हो गया। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये तरीका रहता है कि सिंपली क्या करोगे, A B = BA कर सकते हो। इसी चीज का शॉर्ट फॉर्म में, कि विदाउट वेरिएबल यूज किए आप क्या कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो। तो ये क्या होगा, कि ए में बी की वैल्यू आ जाएगी और बी में ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये समझ। तो ये वाला यहाँ पे इसी तरीके से किया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, तो ये स्वैप हो जा रहा है। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो स्वैप होगा, अदरवाइज वो कोई भी स्वैप नहीं करेगा, है ना। तो ये क्या होगा, कि एक बार चेक हुआ, फिर अगेन क्या होगा, जे की वैल्यू बढ़ेगी या फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी सेकंड टाइम। क्योंकि अभी क्या है, इंटरनल लूप जब तक नहीं खत्म होता तब तक वो बाहर नहीं जा सकता, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लेंथ तक जाएगा, तो सेकंड वैल्यू कितना होगा, इसका ऑटोमेटिकली 2 होगा, है ना।
अब क्या होगा, 2 होगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, 2 में 5 है ना। तो क्या 3 5 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर क्या होगा, स्वैप नहीं होगा। फिर अगेन क्या जाएगा, इसकी वैल्यू इसके साथ जाएगी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 6 है। तो 6 क्या ग्रेटर, सॉरी 3 ग्रेटर देन 6 है, तो नहीं है, तो ये क्या होगा, अगेन नहीं चलेगा। अगेन फिर क्या होगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर अगेन ये 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो क्या होगा, 27 होगा, तो यहाँ पे आपका 27 आएगा। देन अगेन वो चेक करेगा, फिर क्या करेगा, फुलफिल नहीं करेगा। फिर ये क्या करेगा, अगेन अपने आप को इंक्रीज करेगा, तो ये क्या हो गया, 5 आ गया। 5 आएगा तो क्या होगा, इसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, अगेन चेक करेगा, अगेन ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अगेन फिर क्या होगा कि आपके पास 5, देन इसका इंडेक्स नंबर 6 चला जाएगा। 6 में क्या है, 9 है, तो ऑटोमेटिकली 9 से वो चेक करेगा। जैसे चेक करेगा, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया कंडीशन, तो ये भी क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। मतलब अभी कोई भी हमारा लिस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं हो, क्यों, क्योंकि 3 हमारा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है ना। फिर अगेन क्या होगा, फोर लूप हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, मतलब जे का खत्म हो गया, तो फिर वो वापस आई के पास जाएगा, आई को इंक्रीज करेगा। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। अब 1 हो जाएगा तो दोबारा से क्या होगा, हम्म, इसको हटाते हैं। अगेन फिर जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, बताओ। जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्टार्टिंग i+1 है। आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1+1 कितना हो जाएगा, 2। अब जे की वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो 2 से ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, एल था। अब एल ऑफ आई कितना है, तो ये हमारा 14 है ना। देन कंपेयर का लगेगा। देन एल ऑफ जे कितना है, तो सेकंड इंडेक्स नंबर ये होगा, तो ये 5 होगा। ठीक है। ये चेक होगा, क्या 14 इज ग्रेटर देन 5 है, तो मतलब ये क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू होगा तो क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। स्वैप कैसे होगा, तो एल ऑफ आई में क्या हो जाएगा, एल ऑफ आई में क्या था बता सकते हो, एल ऑफ आई में 14 था, और एल ऑफ जे में 5 था, है ना। अभी मैंने ए बी का कॉन्सेप्ट बताया था, उसी तरीके से क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, एल ऑफ जे को स्टोर कर देंगे, और इसमें आई ऑफ, सॉरी एल ऑफ आई को स्टोर कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्वैप हो जाएगा। तो स्वैप हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है। तो जो हमने क्या किया, ए बी और बी ए जो सेम हमने अभी समझाया था, वही चीज क्या होगा, यहाँ पे स्वैप हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अब इसकी जगह पे आपका पास 5 रहेगा, इसकी जगह पे 14 हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही हो जाएगा, दोबारा क्या करेगा, जे की वैल्यू इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि अभी हमारा लूप खत्म नहीं हुआ है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा। एंड देन एल ऑफ आई कितना था, बताओ। क्योंकि एल ऑफ आई क्या रहेगा हमारे पास, आई की वैल्यू कितनी है, 1 ही है, तो 1 के में कौन सा होगा, यहाँ पे 5 आ गया था, याद है, और यहाँ पे 14, तो क्या रहेगा, फिर अगेन वो कंपेयर करेगा 5 को किससे, तो ये 3 था, 3 में कौन सा है, तो 6 है, क्योंकि ये क्या था, स्वैप हुआ था ना अभी। जैसे यहाँ पे एक बार स्वैप हुआ, तो ऑटोमेटिकली चेंज हुआ ना वैल्यू। अगर वैल्यू चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 14 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। अगर यहाँ पे 5 आया, तो बाय डिफॉल्ट अभी भी इंडेक्स नंबर क्या आएगा, 1 है, तो 1 में कौन है अभी, 5 ही था। तो अगर 5 है तो क्या करेंगे, तो 5 के साथ ये कंपेयर होगा, ये पुराना वाला कंपेरिजन हट जाएगा, क्यों, क्योंकि वो इंटरचेंज हो गया है। ठीक? तो जैसे इंटरचेंज हो गया, तो क्या करेगा, 5 के साथ कंपेयर करेगा। देन अगेन वो देखेगा कि नहीं है, तो क्या करेगा, फिर उसको स्किप कर देगा। फिर अगेन वो क्या जाएगा, आगे जाएगा। तो 5 क्या ग्रेटर देन है 27 से, तो ये भी बोलेगा नहीं है। देन फिर अगेन क्या होगा, 5 इज ग्रेटर देन है 8 से, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। तो ये आगे फिर भी स्वैप नहीं करेगा। फिर क्या करेगा, 5 इज ग्रेटर देन 9, तो नहीं है, तो क्या करेगा, ये स्वैप नहीं करेगा। फिर अगेन क्या होगा कि हमारा ये जे वाला खत्म हो जाएगा। फिर अगेन क्या जाएगा, आई को इंक्रीज करेगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। 2 हो जाएगी, तो फिर दोबारा जे कहाँ से स्टार्ट होगा,
क्योंकि जब भी हमारा लूप खत्म होता है तो जे की वैल्यू क्या आती है, टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट का मतलब वो वेरिएबल वहां से डिलीट हो जाता है। देन अब आई ऑफ टू की वैल्यू कितनी है, टू हमारा कौन सा होगा, ये होगा। और यहाँ पे चेंज होने के बाद कितना था, 14 था, और यहाँ पे 5 है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा नया बना था वो 5 यहाँ पे है और 14 यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या करेगा, आई ऑफ टू कितना है, 0 1 2, ये होगा। तो टू हमारा कितना है, 14 है। 14 इज ग्रेटर देन आई ऑफ जे। आई ऑफ जे कितना होगा, एल ऑफ जे। तो जितना आई होगा उसका एक प्लस होगा। तो टू था तो यहाँ पे कितना होगा, 3। तो इसके नेक्स्ट वाले से वो क्या करेगा, चेक करेगा क्या वो 6 से बड़ा है, तो बोलेगा हाँ। तो जैसे ही हाँ होगा तो वो क्या होगा, स्विप हो जाएगा। स्विप हो जाए तो क्या हो जाएगा, फिर अगेन जो लिस्ट बनेगा, 3 5 एंड देन 6 14 27 8 और 9, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, देन अब क्या होगा, दोबारा चेक होगा। क्योंकि जो चेक होगा अब यहाँ से जैसे वो स्वैप हो गया तो क्या होगा, 6 की वैल्यू आ जाएगी, 14 की जगह पे 6 आ जाएगा ना। एंड देन 6 के साथ क्या होगा, उसका नेक्स्ट नंबर कंपेयर होगा। तो आई ऑफ 4 में कौन सा नंबर है, तो 0 1 2 3 4, 27 है। तो अगेन वो 27 के साथ कंपेयर करेगा। तो 6 इज ग्रेटर देन 27, नहीं, तो ये क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो ये क्या करेगा, स्वैप नहीं करेगा। अगेन क्या करेगा, 6 इज ग्रेटर देन 8, तो अगेन क्या करेगा, फॉल्स हो जाएगा। देन 6 इज ग्रेटर देन 9, तो अगेन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, स्वैप नहीं करेगा। दोबारा फिर क्या होगा कि हमारा जे क्या होगा, एंड हो जाएगा। फिर अगेन क्या जाएगा, आई वाले वैल्यूज को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे 2 था, अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 3 हो गया फिर क्या होगा हमारे पास, इसको मैं अगेन आई ऑफ 3 कितना होगा, बताओ, 0 1 2 3 4 5 6, तो 3 कितना है, 14 तो 14 ग्रेटर देन जे की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 + 1 4, क्यों, क्योंकि हमने प्लस किया हुआ है। तो जब भी जे का दोबारा स्टार्ट होगा लूप के अंदर तो वो क्या होगा, 4 से स्टार्ट होगा। जैसे ही 4 से स्टार्ट हुआ तो कितना होगा इसकी वैल्यू, 27। क्या 27 ग्रेटर देन है 14 से, तो नहीं, तो क्या होगा, आपका स्वैप नहीं हुआ। फिर अगेन चेक करेगा, 14 इज ग्रेटर देन, तो ये क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो 5 इंडेक्स नंबर में कौन है, तो 8 है। तो क्या करेगा, 8 को कंपेयर करेगा। तो क्या 14 इज ग्रेटर देन 8 है, तो बोलेगा हाँ है। तो क्या करेगा, वो स्वैप कर लेगा। स्वैप करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 27 आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा क्या होगा कि यहाँ पे 8 आ गया तो 14 की जगह पे आपको 8 दिखेगा। एंड देन ये क्या होगा, नेक्स्ट में चला जाएगा। 6 में कौन है, तो 9 है। तो 8 इज ग्रेटर देन 9 है, तो बोलेगा नहीं। तो अगेन क्या करेगा, वो स्वैप नहीं करेगा। फिर क्या होगा कि इसके आगे इंडेक्स नहीं जाएगा, तो जे का क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, फिर आई के पास चला जाएगा। तो ये कितना होगा, 3 था ना, तो ये 4 के पास जाएगा। देन अगेन क्या होगा, लूप दोबारा स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, कब तक चलेगा, जब तक आपका पूरा आई खत्म ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये जे का बार बार इनिशिएट होता है। क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू के बाद क्या होता है, दोबारा जे, क्योंकि ये क्या होता है, हमारा जब लूप खत्म होता है तो टर्मिनेट हो जाता है जे की वैल्यू पूरा, है ना। फिर दोबारा वो आई के पास जा रहा है, तो दोबारा आई किसको कॉल कर रहा है, इस वाले लूप को कॉल कर रहा है। तो दोबारा ये क्या आ रहा है, फिर दोबारा इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है। तो ये वैल्यू कहाँ से दोबारा स्टार्ट होगा, तो जो भी हमारा आई की वैल्यू है उससे +1 करके। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 4 है तो जे की वैल्यू क्या होगी, 5 हो जाएगी, है ना। तो आई ऑफ 4 कितना होगा, 4 में कौन सा था, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 28 था ना। हम्म, तो 8 के साथ तो हो गया था ना, ये हमारा 8 था, ये 27 था। नहीं, लिखा नहीं है क्या सही से, कुछ इस तरीके से दिखेगा ये, 6 था, क्योंकि हम लोगों ने 8 तक किया था ना। तो यहाँ पे 6, देन 8, देन आपको 14, देन 27, देन 9, इस तरीके से दिखेगा। तो ये स्वैप हो गई थी तो इधर आएगी ना,
धीरे धीरे। तो 9 के लिए भी लॉजिक चलाना पड़ेगा आपको फिर से, जो 5 का है ना, जैसे 5 के लिए जाएगा ना जैसे, तो 9 क्या होगा, धीरे धीरे आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, लास्ट में 3, 5, 6, 8, 9, 14 और 27 इस तरीके से लास्ट लूप में दिखेगा, जैसे आई का खत्म होगा उस समय। ठीक है। हाँ, तो 9 भी आपके पास आगे यहाँ पे दिखेगा ना, इसीलिए मैंने बोला ना कि ये जो वैल्यूज है, दोबारा एक बार ये 5 वाला चलाएंगे तब ये आगे आएगा। हम्म। तो जे की वैल्यूज, तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से रन कर रहा है जिस तरीके से प्रीवियस रन कर रहा था। अगर ये लग रहा है कि 8 यहाँ के बाद 9 आना चाहिए, तो 9 आएगा ही आएगा, बट क्या रहेगा कि ये लूप के बाद आएगा, मतलब लूप चलते ही आएगा। तो हमने जो स्टेप किया था वो 14 का ही किया था लास्ट। हाँ, कि ये बार बार आई वाला के पास जाएगा, और आई वाला कब तक जाएगा, जब तक उसका लेंथ है। लेंथ कितना है, तो देखोगे तो 8 कितना है, 1 2 3 7 है। तो ये 7 टाइम्स चलेगा, और 7 टाइम्स चलेगा तो बार बार कंपेयर करा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारा आपका सॉर्ट हो जाएगा। इसका काम होता है वैल्यू को सॉर्ट करने का, इसका काम होता है कि जब तक सॉर्ट नहीं हो रहा तब तक आपका लूप चलेगा लास्ट लेंथ तक। ठीक है। और ये कैसे होगा, तो कंडीशन से होगा। तो कंडीशन में हमने क्या लगाया, स्वैप का लगाया। और ये हमारा क्या होता है, बबल सॉर्ट होता है, कि एक दूसरे को कंपेयर कर रहा है, फिर जो छोटा है वो आगे आ जाए। इसको बबल सॉर्ट का अगर कहीं पे देखोगे, बबल सॉर्ट, ये दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे इमेज पे दिख रहा है, तो जिस तरीके से मैंने किया था उसी तरीके से क्या होगा, बार बार स्वैप होगा। स्वैप कब होगा, जब तक वो सॉर्ट नहीं होगा। ठीक है। ऐसा अगर आप देखोगे तो सेम कोड, ये जो कोड है वो किसमें है, बता सकते हो, ये जावा स्क्रिप्ट में है। ठीक है। सेम कोड आपके पास जावा स्क्रिप्ट में मिलेगा। इसका मुझे दिखाना था सिर्फ इमेज। तो इमेज एक ही है सब में, क्योंकि स्टेप वाइज इसी तरीके से चलता है आपका। ठीक है। कि हमेशा क्या होगा, आपका स्वैप होगा जब तक वैल्यू स्मॉल ना मिल जाए। ठीक है। ये समझ में आया कि सॉर्टिंग में हम लोग किस तरीके से खुद का निकालते हैं। अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना है तो सिंपली क्या करते हो, शॉर्ट फंक्शंस का यूज करते हो। ठीक है। अगर शॉर्ट फंक्शंस का यूज करते हो तो आप अपना लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाते। ठीक है। और जब भी इंटरव्यू में जाते हैं, वो विदाउट फंक्शंस का ही पूछता है। अगर आप डेवलपर रोल पे जाओगे, जो कोडिंग करते हैं किसका, बैकएंड का, उसके लिए प्योर रहता है कि कोई भी फंक्शंस यूज नहीं करना, इनबिल्ट फंक्शंस। आप अपने हिसाब से लॉजिक बनाओ। क्यों, क्योंकि जब भी आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे आपको बना बनाया हुआ नहीं मिलता। तो अगर आप वो चीज नहीं बना पा रहे हो तो आपको जॉब में रखने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा रहता है। ठीक है। जैसे वो लोग पूछते हैं ना कि डीएसए राउंड किसके लिए होता है, तो जो बैकएंड में जाते हैं, जो प्योर डेवलपर पे जाते हैं उसके लिए होता है। समझ में आया? और उसके लिए क्या होता है, मेन होता है लॉजिक। ठीक है। लॉजिक बन रहा है तो आप डेवलपर बन सकते हो, नहीं तो एनालिस्ट से या फिर एमएल से काम चलाना पड़ेगा। हम्म। जो एनालिस्ट होता है वो पुराने डेटा पे एनालाइज करके रिपोर्ट बनाता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है बस। और जो एमएल वाले होते हैं उस प्रॉब्लम के बेस पे क्या करते हैं, प्रेडिक्शंस भी करते हैं। ठीक है। एनालिसिस वालों का काम होता है प्रेडिक्शंस नहीं करना, मतलब हाँ, विदाउट एनालिस्ट डेटा साइंस नहीं, मतलब विदाउट एनालिस्ट एमएल नहीं कर सकते। क्योंकि एमएल में क्या आता है, डेटा आपको प्रिपेयर करके मशीन को सिखाना पड़ता है। तो डेटा खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको, है ना। तो खुद डेटा कौन अंडरस्टैंड करता है, डेटा में एनालिसिस का कौन परफॉर्म करता है, तो डेटा एनालिस्ट वाले करते हैं, है ना। तो वही क्या करते हैं, आगे जाके स्विच कर लेते हैं। डेटा साइंस के लिए कंपलसरी नहीं है मैथ्स। नहीं, क्रिएटिव होना कंपलसरी है, क्रिएटिव और लॉजिक बनाना।
तो फिर रियल वर्ल्ड में क्या होता है ना कि आपको डेटा दिया जाएगा, अब बोलेगा कि ये डेटा का क्या करना है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। वही चीज तो एनालाइज करके बताना आपको। वो सीनियर लेवल पे जाता है, जूनियर के लिए नहीं होता इतना। जो सीनियर में होते हैं ना, जिसको बोलते हैं ना 40-50 लाख का पैकेज देता है, तो इसीलिए देता है उनको। सिंपल बोलता है ये मेरा डेटा है, अब इसके बेस पे मुझे बताओ कि मैं बिजनेस में कहाँ पे इंक्रीज कर सकता हूँ। समझे? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या करता है, 2-3 महीने बाद निकालते हैं। तो सीनियर देखो, सीनियर लेवल में उतना एक्सपर्टीज हो जाता है। 15-20 साल का करते हो, 15 साल 10 साल का करते हो, तो उतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि कौन से डेटा से हम लोग क्या इंसाइट निकाल सकते हैं कंपनी के लिए। समझे? जैसे आप अभी भी छोटा मोटा अगर कोई बिजनेस रन करता है तो उनको पता होगा कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। क्यों? क्योंकि वो 3 साल 4 साल 5 साल अपने बिजनेस को दिया है, तब उसको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये चीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा जनरेट होगा और प्रॉफिट। है ना? कि ये डेटा है, मतलब ये कस्टमर आ रहे हैं तो इसको मैं क्या करूंगा, कोल्ड ड्रिंक के साथ क्या दे देंगे, कुछ एक्स्ट्रा स्नैक्स दे देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरा सेल इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग बाय करते हैं, तो दोनों एक साथ रख देते हैं। ठीक है? तो वो चीज क्या आता है, हिट एंड ट्रायल चलते रहता है। तो जितने भी है, फर्स्ट टाइम में बाय पे जैसे अगर आप क्या कहते हो सुपर मार्ट जाते हो, तो हमेशा क्या होगा, अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से रहेगा। है ना? तो अरेंजमेंट उसी लेवल से किया जाता है जिस हिसाब से हमारा क्या आता है, डेटा में सेल होता है। कि अगर आपका सेल क्या हो रहा है, जो ज्यादा हो रहा है बिना उसको ऐड किए हुए, तो उसको सबसे लास्ट में रखते हैं। ताकि क्या हो, कस्टमर वो तो बाय करेगा, उससे पहले वैसे सामान रखते हैं जो बाय नहीं हो रहा है, ताकि कस्टमर देखे, बाय करे, फिर आगे बढ़े। समझ में आया? तो क्या रहता है कि हम लोग वो डेटा से ही निकालते हैं कि क्या चीज ज्यादा बाय हो रहा है, क्या कम हो रहा है, उसमें क्या चीजें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो वो रहता है जो हमारा सीनियर एनालिस्ट रहता है, उसका काम रहता है, वो एनालाइज करता है बेस्ड ऑन द बिजनेस प्रॉब्लम। देन उसमें जो एक्चुअल रहेगा वो बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो क्वेश्चंस क्या करेगा, बिल्ड करेगा। उस क्वेश्चन को फिर क्या कहते हैं, जो जूनियर एनालिस्ट होते हैं वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन के बेस पे डेटा निकाल के दे देते हैं सीनियर। तो वही जो टूल्स में देखो, सीनियर का काम रहता है सोचने का। अब उस टूल के बेस पे जितना भी सोचना था वो सोच लिया, अब उसके बेस पे क्या करना है, आपको काम करना है उस टूल पे, जूनियर को। क्यों? क्योंकि वो चीज क्या होगा, रिपीटेटिव होता है, उसमें टाइम जाता है थोड़ा सा। तो वो टाइम कौन लेगा, तो जूनियर। क्यों? जूनियर को कम पैसा देना पड़ता है, इसीलिए। हाँ भाई, सोचने वाले काम को ही पैसा मिलता है। अगर तुम सोच नहीं पा रहे हो तो तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा ज्यादा। वही जाते हैं, सीनियर लेवल पे कभी भी कोई नहीं लेता फ्रेशर्स को। ठीक है? बाकी फिर क्या था, फाइल हैंडलिंग का था ना। उससे पहले कॉन्सेप्ट था हमारे पास कि फाइल क्या होता है, मॉड्यूल क्या होते थे, पैकेज क्या होते हैं, लाइब्रेरी क्या होता है, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि जितने भी हमारे पास क्या थे, फाइल्स थे, उसको सेव कैसे करेंगे लोकल पे। समझ में आया? जैसे कोई भी आप क्या करते हो, पाइथन में अलग अलग तरीके से चलता है। पाइथन में आपने क्या देखा होगा, फाइल बना के भी कोड करते हैं, है ना? देन मॉड्यूल बना के भी हमारा कोड चलता है, पैकेज भी, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के बेस पे भी चलता है। अब ये चीज होते क्या है, तो फाइल में हमारे पास दो तरीके से आता है, एक नोटबुक आता है और एक आता है नॉर्मली डॉट पी वाई फाइल। ठीक है? तो नोटबुक आप क्या कर रहे थे, कॉलेज पे काम कर रहे थे, तो मैं क्या करता हूँ, VS कोड एक बार ओपन कर लेते हैं। जैसे आप प्रोडक्शन लेवल पे जाओगे तो क्या होगा कि सारे कोड आपको अलग अलग रखने पड़ते हैं। क्यों रखने पड़ते हैं? कि ताकि डेटा हमारा क्या रहे, क्लीन रहे। देन उसमें कोई भी चेंजेस करना रहे तो हमें पता रहे कि इस फाइल में जाके चेंज करना है ना? जैसे अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो उसमें क्या रहता है, चैप्टर्स रहते हैं। चैप्टर क्यों दिया हुआ रहता है? मैंने बोला कि आपको मैथ्स पढ़ना है, तो मैथ्स में क्या करते हो, टॉपिक पूछते हो, पूछते हो नहीं पूछते? तो उससे क्या होता है, क्लियर होता है कि पूरा मैथ्स के बुक में हमें क्या पढ़ना है। उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि पूरे कोड में किस कोड को कहाँ पे रखना है, वो चीज हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, फाइल बनाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक हमारे पास क्या है, IPYNB का नोटबुक है। इसका मतलब क्या होता है, IPYNB का मतलब क्या होता है, बता सकते हो? हम्म, कहाँ पे लिखा हो जुपिटर फाइल? इंटरप्रेटर पाइथन नोटबुक। तो ये हमारा नोटबुक होता है। ठीक है? और ये नोटबुक आप क्या कर सकते हो, कॉलैब पे भी रन कर सकते हो, जुपिटर पे भी रन कर सकते हो, इवन
VS कोड पे भी रन कर सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी रन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, इसी कोड को क्या कर सकते हो आप, फाइल बना के भी कर सकते हैं। फाइल कैसे, मतलब पाइथन की फाइल। तो नोटबुक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, VS कोड है, ओपन कर लो, ओपन है पहले से, न्यू विंडो। क्या, इनको ये, हम्म, तो इन फ्यूचर क्या होगा, सारा काम तो कॉलर पे नहीं हो पाएगा। कि मान लो मुझे क्या करना है, कि जो मेरा मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस थे उसको अलग फोल्डर पे रखना है, एंड देन जो मेरे नॉर्मल लॉजिक के क्वेश्चन थे उसको अलग फोल्डर पे रखना है, ठीक है। तो अब उसको अलग फोल्डर में रखना है, लेकिन इन फ्यूचर मुझे क्या करना है, दोनों को एक साथ ही कहीं पे कॉल करना है। तो कैसे करोगे, अलग अलग रखते हैं ताकि क्या हो, हमारे लिए इजी हो। लैपटॉप में भी क्या करते हो, अलग अलग फोल्डर बना के रखते हो। जैसे रहता है ना, पार्टी का फोटो अलग, शादी का फोटो अलग, देन घूमने वाला फोटो अलग, रखते हो फोल्डर बना के। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने कोड को भी सेग्रीगेट करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि तुरंत पता चल जाए। जैसे अगर आप देखोगे तो मैंने भी यहाँ पे क्या किया, अलग अलग फोल्डर बना के रखा। ये दिख रहा है? ये दिख रहा है कि मान लो ये क्या है, डेटा साइंस का है, और मैंने अलग अलग फोल्डर बना के रखा है। किसका, तो अलग अलग टॉपिक्स का, है ना। क्यों बनाया, ताकि मुझे जिस टॉपिक पे पढ़ना हो तुरंत में जा सकता हूँ। जैसे मैंने बोला पाइथन पढ़ना है मुझे, तो पाइथन पे क्लिक किया। तो पाइथन में क्या पढ़ना है, तो पाइथन बेसिक पढ़ना है कि उसके लाइब्रेरीज पढ़ने हैं। तो मैंने बोला उसकी लाइब्रेरीज पढ़ने हैं, तो मैं इसमें क्लिक करूंगा। अब इसमें भी क्या रहेगा, कौन सा लाइब्रेरी पढ़ना है, तो मैंने बोला कि अभी पांडास पढ़ना है, तो मेरे पास पांडास का कोड क्या हुआ है, एक जगह पे होगा। इससे क्या होता है, फाइंड करना ईजी होता है, मेंटेन करना ईजी होता है ना। अब मान लो कि मेरे पास क्या है, कि नंपाई का भी है, पांडास का भी है, मैटप्लोट्लिब का है। तीनों को एक फाइल के साथ भी कॉल करना है। मान लो जहाँ पे तीनों अलग अलग जगह पे रखें, कहीं पे ऐसा हो सकता है कि तीनों की जरूरत एक साथ पड़े। मतलब कि कुछ मुझे कैलकुलेशन करना है, मैंने कुछ कैलकुलेशन किया, देन उसके बेस पे डेटा फ्रेम बनाया। डेटा फ्रेम को क्या किया, एक प्लॉटिंग करना है, ठीक है। तो प्लॉटिंग वाला किस में था, तो इसमें था। कैलकुलेशंस वाला किस में था, इसमें था। फ्रेम में कन्वर्ट करने का इसमें था। अब तीनों को तो कंबाइन करना पड़ेगा। तो कंबाइन करके मुझे क्या करना है, एक ही जगह पे लाना है। तो इसको फिर हमें कॉल करना पड़ता है, ठीक है? तो पहले अलग अलग फाइल पे भी तो रखते होंगे, तो अलग अलग फाइल किस में रखते हैं, तो डॉट पी वाई बना के रखते हैं, ठीक है। क्योंकि आई पी वाई एन बी क्या होता है, अलग अलग फाइल के साथ कॉल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर एक आई पी वाई एन बी है तो उसको दूसरे में कॉल करोगे तो वो नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, समझे, कि आपने जितना कोड क्या किया होगा इस पे किया होगा, अगर यही चीज दूसरे फाइल पे करोगे, नोटबुक पे, तो वो कॉल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर डॉट पी वाई में कॉल किया, मतलब बनाया है, और किसी दूसरे पी वाई में कॉल कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हो जाए, समझा। तो इसका एडवांटेज वहां पे मिल जाता है। तो हम लोग वही बना रहे हैं अभी, ठीक है। तो अगर आपको लगता है तो आप क्या करोगे, सिंपली कोई भी एक नया फोल्डर बना लोगे। फोल्डर कैसे बनता है, हम्म, तो सबसे पहले आप अपना VS कोड ओपन करोगे तो इस तरीके से दिखेगा, है ना। देन आप ओपन फोल्डर कर सकते हो। देन हम क्या कर सकते हैं, कि मान लो मैंने डाउनलोड पे ही क्लिक किया, और इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं फोल्डर बना रहा हूँ। फोल्डर इसमें कैसे बनता है, तो इस पर राइट क्लिक करोगे, न्यू, अंदर यहाँ पे फोल्डर। देन फोल्डर का आप अपना नाम रख सकते हो, तो क्लास 318, ठीक है। तो ये मैंने रख दिया। अब इसी को मैं क्या करूंगा, यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर से ओपन कर लूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे फोल्डर आ गया हमारा, ये दिख रहा है क्लास 318। अब इसी के अंदर क्या होगा, मेरा सारा कोड रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहला आई पी वाई एन बी का आपको पता है पहले से, तो उसको बताने की जरूरत नहीं। दूसरा हम क्या करते हैं, कि मान लेते हैं फाइल 1.ipyinb, पहला ये बना लेते हैं। ओपन फोल्डर का ऑप्शन आता है, तो उसमें से फोल्डर करके राइट क्लिक करोगे, आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ओपन फोल्डर, तो आपके पास पहले से कोई फोल्डर है तो उसको ओपन कर लोगे, नहीं तो क्रिएट कर लोगे फोल्डर। ओपन फोल्डर फोल्डर और फाइल में डिफरेंस पता है,
जल्दी करो। बना। अब आप राइट क्लिक करो। प्रिंट। नहीं राइट क्लिक करना, आप न्यू में जाना और फोल्डर में यहाँ आप इस तरह और चूंकि ये पाइथन की फाइल बना रहे हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, पाइथन सेलेक्ट करेंगे। तो आप इसको एक बार रन करके देखो। ठीक है, तो ये हमारा नोटबुक है, तो मैंने नोटबुक नाम दे दिया। बना। लोकल में जिस तरीके से बनाते हैं, एक फोल्डर के अंदर क्यों बनाया है, ताकि आपको जितनी भी चीजें होंगे एक ही साथ दिख जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग बनाने की जरूरत, मतलब अलग अलग जगह पे रहेगा तो दिखेगा नहीं, तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो मैंने यहाँ पे एक नोटबुक बना दिया है। ये नोटबुक आपका रन होगा। पैरेलली में क्या करता हूँ, एक और फाइल बनाते हैं। तो फाइल, न्यू फाइल के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे देखोगे प्लस आइकन है, ठीक है। जैसे इस पे जाओगे तो न्यू फाइल का एक दिख रहा होगा, इसमें से क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके पास आ जाएगा। तो ये क्या है, क्लास हेलो डॉट पी वाई, एक पाइथन फाइल है, एक नोटबुक फाइल है, ठीक है। इसमें भी मैं क्या करता हूँ, प्रिंट हेलो, ठीक है। हेलो आई हेलो। सेग्रीगेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चीजें लिख रहे हैं बस, ठीक है। ये हो गया। एक हमने यहाँ पे हेलो लिखा है, जो एज इट इज आपको यहीं पे भी शो रहा है ना। दूसरा हमने क्या लिखा है, एक फाइल बनाया डॉट पी वाई, और उसके अंदर मैंने क्या किया, प्रिंट किया हेलो का। और ये क्या है, तो फाइल के अंदर है, ठीक है। फाइल कैसे रन होता है, सिद्धार्थ बताओ। डॉट पी वाई को अगर रन, नोटबुक को रन करना तो सिंपल होता है कि आप यहाँ पे प्ले बटन दबा दो, मतलब क्लिक करो तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। अब डॉट पी वाई वाले को रन करना तो कैसे करेंगे, क्या, कंट्रोल शिफ्ट एंड कंट्रोल है। तो जब भी हम फाइल बनाते हैं तो फाइल के लिए हमारे पास क्या होता है, कंपाइलर होना चाहिए। नोटबुक में क्या आता है, इनबिल्ट कंपाइलर होता है। इनबिल्ट कंपाइलर का मतलब क्या होता है, कि जैसे आप प्ले बटन क्लिक करते हो तो इसी के अंदर कंपाइलर रन होता है, और इसी में क्या होता है, आपको रिजल्ट हो जाता है। लेकिन डॉट पी वाई फाइल में ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपको कंपाइलर को अलग से रन करना पड़ता है। तो कंपाइलर कहाँ से रन होता है, तो किसी भी सीएमडी के साथ रन कर सकते हो। सीएमडी क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। ये जो आपको ब्लैक स्क्रीन दिखता है ना, ये वाला, तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारा सीएमडी होता है। लिखा हुआ दिख रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो आप इसमें से भी रन कर सकते हो। प्लस वीएस कोड में क्या आता है, यहीं पे भी ओपन हो जाता है, दिख रहा है। टर्मिनल, टर्मिनल में न्यू टर्मिनल करोगे तो सेम चीज आपको नीचे यहाँ पे दिखेगा। ये भी हमारा क्या है, कमांड लाइन ही है, ठीक है। देखोगे तो यहाँ से क्या कर सकते हो, मल्टीपल कमांड्स होते हैं, तो उसमें से क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो। जैसे चूज करोगे तो यहाँ पे सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगी, दिख रहा है, सेम तरीके से दिख रहा है। ये भी क्या, माइक्रोसॉफ्ट ऑल राइट्स रिजर्व, एंड देन ये सेम चीज, और यहाँ पे भी सेम चीज। तो ये क्या है, कि आप आउटसाइड से भी कॉल करना चाहते हो तो आउटसाइड से भी कर सकते हो, और इन साइड से भी कॉल करना चाहते हो तो इन साइड में भी क्या कर सकते हो, सेम चीज रख सकते हो। तो डाउनलोड कर लो। कैसे नहीं चलेगा, चल जाएगा, चलाओ एक बार, एक बार और ट्राई करो। तो आप तो बाय डिफॉल्ट डॉट पी वाई बनाते थे ना, तो फिर तो वही तो रन करना है हमें। तो क्या दिक्कत है, हमें उससे मतलब नहीं कि आप पाईचार्म यूज कर रहे हो या फिर वीएस कोड, डॉट पी वाई रन कर रहे हो, बस इतना ही कर रहे हो। चाहे उसमें रन करो चाहे इसमें रन करो। नोटबुक नहीं, पाईचार्म में नोटबुक का ऑप्शन नहीं होता, कॉल ऐप पे करना पड़ेगा या फिर वीएस कोड पे। जैसे ये वीएस कोड है ना, तो इसी का अल्टरनेटिव होता है पाईचार्म। तो उसमें भी सेम सारे फीचर्स मिलेंगे, लेकिन वो पेड होता है।
समझे? तो हमें जो फ्री में है हम वो यूज करते हैं। तो फ्री वाला आप यूज करते हो, लेकिन उसका ज्यादातर कॉमर्शियल में यूज करते हैं। कॉमर्शियल मतलब पेड वाला। उसमें देता है वो सिक्योरिटी पर्पस देता है कि आप जो भी कोड करते हो वो क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। ये ओपन सोर्स है, अगर कोई तीसरा बंदा इसको ओपन करता है तो ऑटोमेटिकली देख सकता है आपका कोड। तो ये डिफरेंस है ना। लेकिन ज्यादातर इंडस्ट्री में कौन चलता है, तो ये चलता है, VS कोड चलता है आपका। ठीक है। इसको रन करना तो सिंपली क्या लिखते हो, क्योंकि ये पाइथन की फाइल है, तो सिंपली क्या करते हो कि जो फाइल होगा वो आप नेम लिखोगे। तो मैंने लिखा पाइथन, एंड देन हमारा जो लोकेशन है वो सेम होना चाहिए। कौन सा लोकेशन है, क्लास 318 दिख रहा है। ये फर्स्ट क्लास में भी बताया था, अगर याद होगा थोड़ा बहुत तो पाइथन और क्या लिखोगे, फाइल का नेम। जैसे मैंने लिखा, तो क्या लिख रहा है, नो पाइथन। तो मेरे पास पाइथन 3.10 है, तो 310 आपका डिफॉल्ट पाइथन का होगा, तो आपका रन हो जाएगा। ठीक है। जैसे रन करोगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो भी चीजें रहेंगी वो यहाँ पे रन होके दिख जाएगा। हेलो आई एम इन हेलो फाइल डॉट पी को सिर्फ एंटर नहीं हो रहा। सिर्फ एंटर से नहीं होता, या तो सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक प्ले बटन दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो ये भी क्या करता है, टर्मिनल ओपन कर देगा। कि मान लो मैंने क्या किया, टर्मिनल को हटा दिया, हटा दिया। अब जैसे प्ले बटन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली टर्मिनल ओपन होगा, इसमें फाइल रन होगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको दिख जाएगा। ठीक है। मेरा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा जो फाइल है वो क्या है, पाइथन 3.10 मैंने सेव किया हुआ है। तो इस चीज को मुझे क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। सेम फाइल बना लो डॉट पी का, और कुछ नहीं। तो बस इतना ही तो करना है अभी, अभी एक्स्ट्रा कुछ वो छोड़ दो। वो हमने पहले बनाया है इसलिए। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, ये हमारा एक सिंपल फाइल हो गया, इसको हम यहाँ पे नीचे रन कर पा रहे हैं, है ना। तो सेम चीज हमारा नोटबुक में हो रहा था, तो फिर एडवांटेज कहाँ मिला, है ना। तो जब भी आप कहीं पे भी एक फाइल का कोड दूसरे फाइल में लेके जाते हो, तो उसके लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, याद है ना। मान लेते हैं कि जो हमारे पास hello डॉट पी में कोड है, उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, नोटबुक के अंदर लाना चाहता हूँ। तो क्या करूंगा, इंपोर्ट हेलो। ठीक है, और इसको मैं रन करूंगा, तो आ गया। तो ये इसके अंदर आ गया। लेकिन नोटबुक वाले कोड को हम यहाँ पे कैसे लेके जाएंगे, तो वो जाता ही नहीं है। इंपोर्ट नोट बुक। ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, अगर हम सर डेफ फंक्शन यूज करें और वो यूज करें जो आपने बताया था, क्या बताया था, डी नाम से होता है, तो अंडरस्कोर नेम इक्वल टू में वो पे नहीं। तो सिंपली यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, नोटबुक इज नॉट एक्सेस। क्यों, क्योंकि ये पाइलेंस के थ्रू चलता है। और ये बेसिकली क्या होता है कि आपका डॉट पी नहीं है। अगर डॉट पी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल नहीं बन पाता। ठीक है। अगर डॉट पी में सेव नहीं है तो मॉड्यूल नहीं बन पाएगा। अगर वो मॉड्यूल नहीं बन पाया तो कहीं से भी कॉल नहीं हो पाएगा। नहीं, py.py में जो है वो कहीं पे भी कॉल हो सकता है। ठीक है, किसी भी, जैसे मान लो कि एक और फाइल बना लेते हैं, इसको मैंने बोला f2.py। ठीक है, और इसको मैंने सेव कर लिया। और f2 में क्या करूंगा, इंपोर्ट हेलो। ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं f2 को रन करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, बता सकते हो? कि मैं क्या करता हूँ, f2.py जैसे रन करूंगा, चेक नोटबुक का कुछ एरर आ रहा है। अच्छा, इस पे लिख के रखा ना, तो इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी भी आपका रन नहीं होता। हाँ, सेव हो गया। अब दोबारा रन करेंगे तो दिख रहा है हेलो आई एम इन हेलो फाइल, दिख रहा है। मतलब हेलो फाइल मतलब फाइल वन जो भी है। तो आप इसको इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं एक फाइल से दूसरे फाइल में, अगर डॉट पी में है तभी। समझ में आया? अगर नहीं रहेगा तो क्या करेगा, वो नहीं कॉल कर सकता। यहाँ पे मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ, प्रिंट आई एम इन f2। ठीक है। अब इस ये क्या है कि मैंने एक लाइन लिखा है, ये क्या है, f2 वाले फाइल में। अब इसको मैं हेलो के साथ क्या करना चाहता हूँ, इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो सिंपली क्या करूंगा, इंपोर्ट
हैव टू, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर दिया, और जब मैं दोबारा हेलो को रन करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, जो इसका खुद का कोड था वो भी प्रिंट होगा, प्लस जो F2 में था वो भी आपको यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। दिख रहा है कि हेलो आई एम इन हेलो फाइल, फिर क्या करेगा वो F2 के पास जाएगा, तो F2 में क्या हो रहा है, दोबारा यही कॉल हो रहा था तो इसीलिए दोबारा आपका प्रिंट हुआ। देन तीसरा क्या है, आई एम इन फाइल, तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से आपको प्रिंट होता हुआ दिखेगा। तो एक दूसरा फाइल क्या हो रहा है, आपस में कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो ऐसा करने से क्या फायदा होगा, हमें एक ही फाइल में जरूर आप सिंपली क्या करते हो कि अलग अलग फाइल में अलग अलग कोड रखते हो। जैसे मैंने बोला कि इसमें जो मेरा कोड रहेगा वो मैं इसको बोल देता हूँ, इसको मैं हटा के ओनली लीनियर जेब्रा पाइथन कोड, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि जितना भी कोड रहेगा वो सिर्फ क्या आएगा, लीनियर अलजेब्रा करेगा, और F2 में क्या रहेगा, प्रिंट वेयर ओनली कैलकुलस, ठीक है। तो क्या आप क्या करते हो कि एक में सिर्फ कैलकुलस का पूरा कोड रखोगे और एक में सिर्फ क्या रखोगे, मैथ्स का कोड पूरा रखोगे, मतलब अलजेब्रा का। तो अलजेब्रा में मान लेते हैं कि एक सिंपल डेफ सम का फंक्शंस ले लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं कि इसमें दो नंबर जाएगा, ए कॉमा बी, और ये रिटर्न क्या करेगा, ए प्लस बी, ठीक है। और F2 में क्या करते हैं, इसमें भी एक फंक्शंस बना के रख देते हैं, डेफ कैलकुलस, और इसमें क्या होगा, आप एक वैल्यू दोगे, एक्स की वैल्यू, और ये रिटर्न करेगा डी वाई डी एक्स। तो बाय डिफॉल्ट क्या करता हूँ, रिटर्न एक्स की पावर करते हैं, अभी उतना लॉजिक नहीं लिखते, एक्स टू द पावर ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। अब मैंने हेलो में क्या लिखा है, एक सम का फंक्शन बनाया और एक F2 में क्या बनाया, कैलकुलस पावर का फंक्शन बनाया, ठीक है। अब इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास 1000 फंक्शंस होंगे, दोनों में अलग अलग होगा। अब इस चीज को मुझे क्या करना है, कहीं पे भी यूज करना तो हम कर सकते हैं, जैसे नोटबुक के अंदर करना है। तो मुझे क्या करना है, अभी दो नंबर को सम करना है, तो हमने बनाया था वो कहाँ से लाएंगे, तो हमें क्या करना है, स्पेसिफिक सम को लाना है। तो कैसे लाओगे, ये दो फाइल बना, बताओ उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो सिंपल जो भी चीजें रहती है हमारे पास इंपोर्ट रहता है। तो ये हेलो के अंदर था, है ना। तो क्या करते हो, हेलो, चूंकि क्या है, कोई भी मेथड रहता तो डॉट के साथ कॉल होता था, याद है। तो इसके अंदर क्या दिख रहा है, एक F2 का दिख रहा है और एक सम का दिख रहा है, दिख रहा है। देन सम का यूज करते हो, एंड देन इसमें क्या कर सकते हो, दो नंबर दिख रहे हैं, तो 5 6, और ये रिटर्न क्या करेगा आपको, जो भी इसका नंबर होगा। हेलो S1 कर देते हैं, हो सकता है कि सम प्री डिफाइंड फंक्शंस भी है ना। हम्म, हाँ। तो ये सिर्फ क्या होगा, सिर्फ हमारे सिस्टम के लिए बन रहा है। तो मैं पहले इंपोर्ट कर देता हूँ फ्रॉम हेलो, और क्या करेंगे इंपोर्ट, कि हेलो क्या हमारे पास एक पूरा फाइल है, उसमें से एक क्या चाहिए मुझे, फंक्शंस चाहिए। तो उसके लिए क्या लिखते हैं, फ्रॉम के साथ यूज करते हैं, फ्रॉम हेलो इंपोर्ट सम वन, ठीक है। ये मेरा क्या होगा,
फ्रॉम हेलो पाथ तो दोनों का सेम है। फ्रॉम एफ टू import calculus power एंड calculus पावर, और इसमें मैंने 6 डाल दिया। इसमें हो रहा है ना, हेलो वाले में कुछ इंटरप्रेटर का इशू आ रहा है, ठीक है। बाकी अगर देखोगे तो सेम इसी तरीके से हमने क्या किया, इसको भी रन किया, क्योंकि ये पुराना एरर होगा इसलिए क्या हो रहा है, बार बार दे रहा है, ठीक है। जैसे मैंने इसमें भी क्या किया, F2 लिखा, F2 से मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया था कैलकुलस पावर करके, उसको मैंने इंपोर्ट किया। जैसे इंपोर्ट किया ऑटोमेटिकली क्या है, ये इंपोर्ट हो गया और मैंने उसको यूज किया, तो उसका पावर मुझे शो हो रहा है ना। तो इसको मैं सिर्फ क्या करूंगा, एक बार रीस्टार्ट कर लूंगा, ठीक है। बाकी आप क्या करो, दो अलग अलग फाइल बनाओ, उसको क्या करो, किसी तीसरे पे भी क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, या तो नोटबुक बना रहे हो उसमें भी कर सकते हो। नोटबुक की जगह पर क्या कर सकते हैं, तीसरा डॉट पी बना के भी कर सकते हैं, है ना? क्योंकि मैंने अभी क्या किया था, हेलो के अंदर F2 इंपोर्ट किया था, तो इस तरीके से फाइल में क्या होता है, इंपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ हम क्या करें, लोकली बना रहे हैं कि एक पैकेज कैसे बनता है, वो है ये, ठीक है। तो रैंडम दो इस तरीके से बना लो, एक हेलो का बनेगा और एक डॉट पी का बनेगा और एक ये बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम बना रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, खुद का मॉड्यूल हो गया। तो हम लोग खुद का मॉड्यूल नहीं बनाएंगे, आगे जाके क्या करेंगे, इसी तरीके से जितनी भी चीजें होंगी सबको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। क्या हो गया, लैपटॉप क्या हो गया, साइन इन नहीं होता, टाइम आउट बता रहा है। इसे बताओ तो इसका कोई इलाज तो मेरे पास भी नहीं है। इसका क्या रूप है, ये बार बार आ रहा है तो सबके सिस्टम में आ रहा है क्या, हाँ, सारे सबके लैपटॉप में? सबके लैपटॉप पे चल जाएगा। तो एक बार किसी के साथ चेक कर लो जिनका आपको लगता है कम। तो इसमें ये फाइल और डेटा दोनों एक साथ शेयर कर देना, एक फोल्डर के अंदर जो रखा होगा अंदर उसमें ओपन करके रखना, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते इसका। और ये एरर दे रहा है वहां पे अकाउंट बनाने टाइम में ही, है ना। वही प्रॉब्लम है। बन गया। तो रियल वर्ल्ड में क्या रहता है कि हर एक चीज का लॉजिक अलग अलग फाइल में रहता है, कि पेमेंट से रिलेटेड जितना भी कोड होगा वो अलग फाइल पे होगा, देन कार्ड से रिलेटेड जो कोड होगा वो अलग फाइल पे होगा, देन यूजर से रिलेटेड जितना भी कोड होगा वो अलग फाइल पे होगा, समझे। प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना कोड होगा वो अलग फाइल पे होगा, है ना। तो इससे क्या होता है, सारा कोड सेग्रीगेट होकर रहता है, दिख रहा है कि मैंने अलग रखा है, इसको अलग रखा है, उसको क्या कर सकते हैं, जहाँ पे भी अगर कंबाइन करके रखना है इंपोर्ट कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। समझ में आया निखिल, क्या नहीं समझ में आया? ये सिंपल डॉट पी फाइल बनाना आया नहीं आया समझ में? हमने एक फोल्डर इसलिए बनाया कि सारा एक ही जगह पे रहे, तो आपको क्या होगा, क्लियर होगा बस। न्यू फोल्डर बनाने का ये रीजन था। बताओ उसके आगे। हाँ, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली बटन होते हैं
क्रिएट करने का, ये दिख रहा है न्यू फाइल, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फाइल, तो कौन कौन फाइल बनाया था मैंने? तो और फाइल बनाया नहीं होगा आपने, तो नोटबुक आ रहा है तो दूसरा फाइल बनाओगे तभी ना आएगा। जैसे मैंने बोला F1 डॉट, चूंकि पाइथन का फाइल बनाना है तो उसके लिए क्या होता है, डॉट पी आई होता है, बन गया। तो यही तो करना था, तो फाइल बनाना है तो इस तरीके से फाइल बना रहे हैं। और सर ये अलग अलग कैसे है? वो ड्रैग करते हैं हम लोग, सिंपली ड्रैग कर दोगे ना तो अलग अलग हो जाएगा, और उसको दोबारा वापस लाना है तो इसी चीज को ड्रैग करके इसके साथ रख दोगे तो वापस आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज को ड्रैग करके क्या करोगे, इस तरीके से रखोगे, तो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ तो ये हाफ दिखेगा, जैसे उसको क्या करना है, छोड़ देना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके साथ दिखेगा आपको, इसमें इसके साथ हाफ तो दिखेगा इस तरीके से तीनों। ठीक है, तीनों इसलिए दिखाया ताकि क्या हो, आप तीनों एक साथ देख सको। बाकी फिर मैं ये फाइल पैसे पे कर दिए? अरे क्या चल रहा है, लंच? बना कि और कितना टाइम लगाओगे? हम्म, तो हो सकता है कि आपने VS कोड फर्स्ट टाइम या फिर सेकंड टाइम रन किया हो। तो नोटबुक जब भी रन करते हैं तो इसके लिए क्या होता है, आई पाई करना लगता ही लगता है, दिख रहा है, आई पाई लगता है, क्योंकि इसी की जगह पे अगर रन करना है तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको सिंपली इंस्टॉल करते हैं। हम्म, नहीं, जिसका इसका कंपाइलर इसी के साथ आपको अटैच करना होता है ना, तो वो डाउनलोड करना पड़ता है, तो ये कंपाइलर डाउनलोड हो रहा है जो नोटबुक के साथ चलेगा। क्या लिख रहा है, तो आपने ये हेलो बनाया है, मॉड्यूल मतलब क्या हो गया, ये फाइल आपको यहाँ पे है, जैसे मेरा हेलो डॉट पी है, आपका है नहीं है तो कहाँ से कॉल होगा, सिंपल समझो, नहीं तो क्या अपने आप बनेगी, तो हेलो का भी बनाना पड़ेगा ना, तभी तो वो इम्पोर्ट होगा। समझ में आया? अब इसमें जो भी कोड करोगे वो आपका वहां पे भी दिखेगा इंपोर्ट करने के बाद। क्या दिक्कत आ रही है? सम वाले में प्रॉब्लम तो आ रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर देखोगे ना तो F2 वाला जो कॉल कर रहे थे और वो ऑटोमेटिकली सॉल्व है इसमें, तो हेलो वाला मैं चेक करता हूँ, तब तक F2 वाला कॉल करो तो हो जाएगा वो, क्योंकि सेम तरीके से वो भी बना है और सम वाला भी बना है, अगर देखोगे तो, है ना, तुम्हारा बना, किसी को बना दिया क्या? हम्म, तो एक बार मैं देखता हूँ हेलो वाले का, एक बार कर्नल को रीस्टार्ट करो तो ये भी रन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सम हमारा बाय डिफॉल्ट फंक्शंस भी था ना, इसलिए वो एरर दे रहा था, अब आ रहा है। तो एक बार सिर्फ क्या करोगे, रीस्टार्ट कर लोगे कर्नल को, यहाँ से रीस्टार्ट ऊपर लिखा होगा वहाँ पे, बना? क्या कर रहे हो ऋषि, बना? क्यों नहीं बना? तब से मैं क्या समझा रहा हूँ पूरे क्लास में, IPYNB क्या है बता सकते हो? तो फिर जब मैं पूछूंगा तब तुम पूछोगे क्या? और डॉट पी वाई एक फाइल है, ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाते हैं, जब भी आप रन करोगे ना तो ऑटोमेटिकली एक पाई केसिंग बनता है, दिख रहा है? पाई केसिंग क्या होता है, तो आपके मॉड्यूल के लिए होता है बस, ये दिख रहा है,
कि आपके अलग अलग पाइथन के लिए अलग अलग क्या होगा, पाई केसिंग बन जाएगा। तो देखोगे हेलो के लिए बना, F2 के लिए बना है, और ये हमारा क्या आता है, मॉड्यूल बन जाता है। बना नीतीश? इसमें वैसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं। आप अलग अलग फाइल बना रहे हो, उसको इंपोर्ट के साथ कॉल कर रहे हो, बस इतना ही करना है आपको। और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कि मैंने एक F2 फाइल का नाम बनाया और उसमें पूरा कोड रखा, एक हेलो नाम का फाइल बनाया उसमें सारा कोड रखा, और उसी चीज को क्या कर रहे हैं, कहीं पे भी इंपोर्ट कर रहे ये जैसा फ्रॉम हेलो इंपोर्ट समवन कर हैं। तो सिर्फ उसमें से समवन का ही फंक्शंस को इंपोर्ट करेगा और दूसरा नहीं। अगर इसीलिए तो वो एरर दे रहा था ना। इसमें इंपोर्ट करने के टाइम में हम क्या कर सकते हैं, आर्गुमेंट नहीं दे सकते। इंपोर्ट करने के बाद उसको करना है तब कर सकते हैं। अगर उसमें जितने भी फंक्शन है सबको इंपोर्ट करना है तो उसके लिए दूसरा होता है इंपोर्ट फ्रॉम हेलो इंपोर्ट एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है उसके अंदर जितना भी कोड होगा वो एक ही बार में सारा आ जाएगा। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सारा, और इंडिविजुअली डिफाइन करो तो सिर्फ एक ही आएगा। ठीक है। सर ये हम्म, from क्या चीज, कौन सी लाइन पे? हाँ, क्या एरर आ रहा है? तो इसको एक बार क्या करो, सिंपली रीस्टार्ट कर लो, क्योंकि जब हमने डिफाइन किया था ना तो सम वन का, तो उसी में कॉल किया था, इसलिए क्या था वो एरर आता है। और वो एरर एक बार क्या होता है, करनाल के अंदर ही फंस जाता है। करनाल में क्या होता है, पुराना एरर जब फंस होता है तो एरर बार बार शो करता है। इसको रीस्टार्ट किया, रीस्टार्ट किया। एक बार किधर गया हेलो, इसमें कुछ कोड तो लिखा ही नहीं है। इसमें कुछ कोड है, समवन का कोड है, अगर नहीं है तो कहाँ से इंपोर्ट होगा, समझ में आया? देखोगे तो हमने जो यहाँ पे लिखा है हेलो पे, ये दिख रहा है, तो हेलो पे एक फंक्शन है डेफ समवन, तो ये फंक्शन नहीं होगा तो ये कॉल भी तो नहीं होगा, रहेगा तभी तो उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ठीक है। हो गया। इसके बाद का जो रहेगा आपके पास, इसमें जो रहता है फाइल रहता है, मॉड्यूल रहता है, पैकेज रहता है, लाइब्रेरी रहता है। फाइल ये हो गया, देन आपस में कंबाइन करके कॉल कर रहे हो तो ये क्या हो गया, मॉड्यूल हो गया। ठीक है, ये मॉड्यूल वन हो गया, मॉड्यूल टू हो गया। देन इसी चीज को क्या कहते हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स बना के रखते हैं, तो हमारा पैकेज कहलाता है। ठीक है, अब वो पैकेज किसी एक चीज को काम को करता है तो हमारा लाइब्रेरी कहलाता है। हाँ, ये एक मॉड्यूल हो गया, ये एक मॉड्यूल हो गया। हाँ, कि सबको कंबाइन करते तो वो हमारा एक पैकेज हो जाता है। ठीक है, और वो पैकेज सिर्फ एक काम को सॉल्व करता है तो वही हमारा क्या होता है, लाइब्रेरी होता है। जैसे मैंने बोला कि नंपाई का पैकेज होता है, मतलब नंपाई क्या है, एक लाइब्रेरी है, मतलब वो सिर्फ नंबर से रिलेटेड ही चीजों को सॉल्व करेगा, उसके अलावा कोई भी काम नहीं उसको लाइब्रेरी का। ठीक है, मैंने बोला पांडास, पांडास क्या है, एक लाइब्रेरी है। क्यों? क्योंकि उसमें होगा कैलकुलेशन से ही रिलेटेड हो, कौन से कैलकुलेशन, तो 2D, जो आप क्या करते थे एक्सेल पावर बीआई टैबलू पे करते हो, सेम काम उसमें करते हो, विजुअलाइजेशन को छोड़ के, तो हमारा क्या होगा, उसका लाइब्रेरी होगा। अगर आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन करना है तो उसके लिए मैट प्लॉट लिब हो गया, तो वो सिर्फ क्या हो गया, विजुअलाइजेशन के लिए ही होगा, तो हमारा लाइब्रेरी। जो हम चार्ट बनाते थे तो वो क्या करता है, पाइथन में हमारा वो बना के देता है। ठीक है? वो भी लाइब्रेरी कौन सा? वो तो प्रिंट स्टेटमेंट आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने पाइथन कोड लिखा, पाइथन कोड लिखा है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, देन पैकेज के बाद, लाइब्रेरी के बाद आपके पास आता है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में क्या आता है कि मान लो आप एक काम को करना चाहते हो, तो एक लाइब्रेरी से नहीं काम चलेगा। आप एनालिसिस का काम करते हो तो क्या आता है, नंपाई पांडास मैटप्लोटलिब, तीनों कंबाइन करके ही करते हो, है ना? अगर कोई हमारे पास ऐसा लाइब्रेरी हो जिसमें क्या होगा, तीनों पैकेज को आपस में कंबाइन करके एक नया पैकेज बन जाए। ठीक है,
तो अगर नया बनाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क। मतलब एक काम को करने के लिए जितनी चीजें जरूरत है वो सारा चीज एक ही जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, एक काम को करने के लिए। तो जैसे आप देखोगे जेंगो, तो मतलब आपको बैकएंड के लिए जितनी भी चीजें जरूरत पड़ेगी वो एक ही जगह पे मिल जाएगा। जैसे उसमें आपको सर्वर कैसे डिफाइन करना है, डेटाबेस कैसे डिफाइन करना है, देन आपको फ्रंट एंड से कैसे कनेक्ट करना है, बैकएंड से कैसे कनेक्ट करना है, बैकएंड का लॉजिक कैसे लिखना है, वो सारा चीज एक ही लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएगा। मतलब अलग अलग लाइब्रेरी रहेंगे, तो लाइब्रेरी कॉम्बिनेशन बना के हम क्या करते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा फ्रेमवर्क होता है। तो जो सबसे ज्यादा रोबस्ट होता है, सबसे ज्यादा इजी होता है, वो फ्रेमवर्क होता है। लेकिन सबसे हार्ड क्या होता है, लर्निंग फ्रेमवर्क का ही होता है। क्यों? क्योंकि फ्रेमवर्क में आपको सारा चीज बना बनाया हुआ मिलेगा, तो उसी का फॉलो करके आपको बनाना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से कोई नया चीज फॉलो नहीं कर सकते। उसी का लॉजिक, अपना लॉजिक सिर्फ क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। समझ में आया? तो फ्रेमवर्क किसके बेसिस पे बनता है? तो जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनते हैं उसके बेस पे क्या होता है, फ्रेमवर्क बन जाता है। तो मान लो 90% प्रोजेक्ट क्या बन रहे हैं, इसी एक ही पाथ को फॉलो करके बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका एक जनरल वर्जन बना देंगे। ताकि क्या हो कि जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाओगे तो उस जनरल वर्जन का क्या करोगे, कॉपी करके बना सकते हो। तो आपको एक्स्ट्रा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है, फ्रेमवर्क कहलाता है। कितना हो गया सबका ये, यहाँ पे वही चीजें हैं। तो फाइल जो आप डॉट पी के साथ लिखते हो, जिसमें आपके क्या रहेंगे, फंक्शंस रहेंगे, क्लासेस रहेंगे, वेरिएबल रहेगा, कोई भी चीज आप क्या कर सकते हो, ऐड ऑन करके रख सकते हो। ठीक है, मॉड्यूल क्या आता है कि कोई भी सिंगल फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हो, बार बार रीयूज कर सकते हो कहीं पे भी इंपोर्ट करके। ये फाइल पाइथन की फाइल बोलते हैं ना रियल वर्ल्ड में। अब उसी चीज को क्या करें, कहीं पे इंपोर्ट करके कर रहे हैं, तो इंपोर्ट कैसे कर रहे हैं, तो इंपोर्ट मैथ यूटिल्स कर रहे हैं। तो जैसे इंपोर्ट करना वो आ गया, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मॉड्यूल। ठीक है, देन फिर क्या आता है, पैकेज। पैकेज क्या होता है, मल्टीपल मॉड्यूल्स को मिलाते हैं तो हमारा पैकेज बनता है। ठीक है, पैकेज बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं हम लोग, उसके अंदर डॉट इनिट का लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉल होगा। आपको बार बार मॉड्यूल के लिए कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे कॉल किया होगा तो ऑटोमेटिकली एक ये बना होगा, ये दिख रहा है। तो ये क्या करता है, पाइथन के अंदर ये सेव हो जाता है हमारा। तो ये हमारा क्या होता है, मॉड्यूल बन जाता है। तो ये चीज बनाने का किसका काम रहता है, तो ये जो इनिट वाला है उसका काम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्सफुली कनेक्ट हो रहा है, और हमें क्या करना है, बाय डिफॉल्ट खुद से डिफाइन करना पड़ता है। तो जब भी हम बनाएंगे पैकेज तो उसमें क्या होता है, एक फाइल बनता है इनिट का। इसमें कुछ भी कोड नहीं होता, बस बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, इनिट लिखा हुआ रहता है और कुछ नहीं। ठीक है, देन फिर क्या होता है, मैथ utils और स्ट्रिंग्स, जो भी हमने दो बनाया था, एक हेलो बनाया था और एक f2 का बनाया था। तो इस तरीके से क्या होगा, मल्टीपल फाइल बना के एक फोल्डर के अंदर रखते हो। तो मैंने किस फोल्डर के अंदर रखा था, क्लास 318। तो ये हमारा क्या हो गया, पैकेज हो गया। तो एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स होंगे, तो वो फोल्डर क्या कहलाएगा, पैकेज कहलाएगा। ठीक है, देन फिर लाइब्रेरी क्या होगा, तो कलेक्शन ऑफ पैकेज और मॉड्यूल होगा। तो उसमें एक से ज्यादा क्या होगा, कलेक्शन पैकेज होंगे या मॉड्यूल होगा। जैसे आपके पास numpy pandas matplotlib रहता है। देन फिर फ्रेमवर्क क्या होगा, कि इसी चीज का क्या रहता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर्स रहता है। किस चीज के लिए, तो पूरा एक इकोसिस्टम के लिए। इकोसिस्टम क्या होता है, कि कोई भी एक काम करना चाहते हो तो जितने भी रिक्वायरमेंट है वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, है ना। तो सब सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएगा, तो हमारे क्या होता है, इकोसिस्टम होता है। तो उसी चीज को हम लोग फ्रेमवर्क बोलते हैं। इसमें क्या आते हैं, सारी चीजें प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, कि आपको अपने हिसाब से स्ट्रक्चर्स कोई भी डिफाइन नहीं करना है, वो आपको बना बनाया हुआ मिलेगा। किसके लिए, तो किसी भी चीज के लिए। तो अगर आप वेब डेव के लिए जाते हो तो उसका फ्रेमवर्क अलग से मिलेगा। देन एमएल के लिए जाओगे तो उसके लिए क्या बनेगा, फ्रेमवर्क बनेगा। तो फ्रेमवर्क सिंपल क्या होता है, इजी टू यूज होता है। ठीक है, जैसे जेंगो, फ्लास, टेंसर फ्लो, फास्ट एपीआई, ये क्या है, हमारा फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि मल्टीपल, इसमें क्या होगा, पैकेज होगा, मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे, ये सारा चीज क्या रहेगा, कंबाइन होकर मिलता है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहता है, बेसिक डिफरेंस रहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, या फिर इन फ्यूचर अगर आपको बनाना रहता है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो रियल वर्ल्ड में काम करते हैं, या तो लाइब्रेरी में करते हैं या तो फ्रेमवर्क में करते हैं। ठीक है, डेटा साइंस में क्या रहता है, ज्यादातर लाइब्रेरी में वर्क होता है। ठीक है, फुल स्टैक में क्या आता है, तो ज्यादातर फ्रेमवर्क में वर्क होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस फ्रेमवर्क में क्यों करते हैं, क्योंकि कंप्लीट कोड स्ट्रक्चर्स कोई नहीं कर पाता। क्योंकि एक ही काम को क्या कर रहे हैं, सब लोग कोड कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, तो क्या होगा, टाइम टेकन होता है।
मैंने बोला कि ये काम मैंने किया हुआ है, तुम क्या करो, इस फाइल को इंपोर्ट करके सिर्फ अपना लॉजिक लिख दो। तो क्या होगा, वो इजी टू यूज होता है, उसमें टाइम बचता है, फिर हम क्या करते हैं, नए लॉजिक पे सोच पाते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, फ्रेमवर्क बनते ही रहते हैं। इसीलिए टेक में क्या होता है, हमेशा अपडेट आते रहता है कि हमने क्या किया, कुछ नया ऐड कर दिया, आपने कुछ नया ऐड कर दिया, तो वो क्या होगा, अपडेट होकर सामने आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी का रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए क्या होता है, हमारा फ्रेमवर्क चलता रहता है। तो हर एक चीज में आपको अपडेट दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली फाइल, फाइल से मॉड्यूल बनता है, मॉड्यूल से पैकेजेस बनते हैं, पैकेजेस से लाइब्रेरी, एंड लाइब्रेरी से लास्ट फ्रेमवर्क बनता है। उसमें क्या क्या चीजें होती है, आपने देखा कि सिंपली डॉट पी आई फाइल होता है, इसी को कंबाइन करते हो तो क्या होता है, मॉड्यूल बनता है। मल्टीपल मॉड्यूल्स को क्या करते हो, कंबाइन करते हो एक फोल्डर के अंदर, तो हमारा वो पैकेज बन जाता है, ठीक है। अब मल्टीपल पैकेज और मल्टीपल मॉड्यूल्स को क्या करते हो, कंबाइन करते हो तो एक फ्रेमवर्क बनता है, ठीक है। अब इसी तरीके से मल्टीपल फ्रेमवर्क क्या करते हो, कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ फॉलो करते हो तो हमारा क्या बनेगा, फ्रेमवर्क बनेगा, ठीक है। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम रहेगा। इतना समझ में आया। ये स्ट्रक्चर से, ये स्ट्रक्चर्स क्या होता है कि आपको कोई भी कोड पे मिल जाएगा, जैसे मैंने बोला नमपाई, नमपाई गिटहब। तो नमपाई क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि उसका जो सोर्स कोड होगा वो आपको फ्री में मिल जाएगा। तो नमपाई जो हम लोग इंपोर्ट करके यूज करते हैं, उसका कोड कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इसमें क्या है, मल्टीपल फाइल्स है, इसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स के अंदर क्या होगा, और भी सारे फोल्डर्स होंगे, एंड देन उसके अंदर क्या होगा, सारे लॉजिक होंगे, ठीक है। ये दिख रहा है कि स्ट्रिंग का यूज करना चाहते हो तो स्ट्रिंग के बेस पे क्या करोगे, स्ट्रिंग वाला यूज कर सकते हो। देन आपको क्या करना है, दूसरा फंक्शन यूज करना है कि यूटिल्स का यूज करना है, तो यूटिल्स के जितने कोड होंगे आपको वहां पे दिख जाएगा, दिख रहा है। ये आपका पूरा कोड दिखेगा, और ये पूरा कोड क्या है, स्ट्रक्चर वे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनता है, आपका पूरा एक लाइब्रेरी बनता है, जो आपको बना बनाया हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो फोल्डर का स्ट्रक्चर होगा कि मल्टीपल फोल्डर्स है, उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं, और सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। तो फिर जो आगे का काम रहेगा वो हमारा रहेगा, ये तो हो गया। फिर आपके पास जो आता है वो फाइल हैंडलिंग का रहेगा। फाइल हैंडलिंग, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग कुछ पता चलता है, फाइल हैंडलिंग। जो भी हम लोग काम कर रहे थे अभी तक, तो वो इसी में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, और इसी में सेव हो रहा था। जैसे कार्ड वाला कर रहे थे, कार्ड वाला में क्या हो रहा था कि जो डेटा जैसे ही ये डिलीट हुआ, मतलब जैसे ही आप कोड बंद करते थे ऑटोमेटिकली डेटा डिलीट हो जाता था। दोबारा ओपन करते थे तो दोबारा क्या करना पड़ता था, कोड को दोबारा रन करना पड़ता था, देन दोबारा डेटा क्या होता था, आपका जनरेट होता था, याद है। कार्ड वाला एक वेरिएबल पे स्टोर करते थे डेटा, उसमें आइटम और प्रोडक्ट के नेम और प्रोडक्ट की क्वांटिटी ऐड कर रहे थे। जैसे आप क्या करते हो, क्लोज करते थे, ऑटोमेटिकली क्या होता था, डेटा भी डिलीट हो जाता था। दोबारा जब रन करते थे दोबारा फिर डेटा आ जाता था, है ना। तो मान लो हम क्या कर रहे हैं कि उसको परमानेंटली सेव करना है, तो कैसे करोगे, कोई भी चीज परमानेंट कैसे सेव होता है, लैपटॉप में या फिर फोन में। तो सिंपली आपका सेकेंडरी स्टोरेज का भी कॉन्सेप्ट होता है। ये जितना भी चल चीजें होती है वो सारा रैम पे चलता है, ठीक है। और रैम क्या होता है, टेम्पररी मेमोरी होता है। तो इसमें जो भी चीजें होगा, लैपटॉप बंद होगा ऑटोमेटिकली डिलीट होता है, ठीक है। तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। सेव कैसे करते हैं, कोई भी फाइल कैसे करते हैं, तो सेव का बटन होता है ना, उसको क्लिक करते हैं वो सेव हो जाता है ना। तो अगर कोड के थ्रू, क्योंकि जो बटन है तो एक सॉफ्टवेयर के अंदर चल रहा है, वो किसी ना किसी कोड पे ही तो रन हो रहा होगा। तो वहां पे जो हम फाइल सेव करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, फाइल हैंडलिंग कर रहा है। समझ में आया? कि वो क्या करता है कि आपके फाइल को हैंडल करता है। अब वो हैंडल कैसे करता है, तो या तो फाइल को ओपन करेगा, या तो रीड करेगा, या तो राइट करेगा, या तो उसमें कुछ ऐड करेगा, है ना। यही तीन चीजें होती है। तो वही चीज हमारा क्या करता है, पाइथन में आप कोड के थ्रू भी कर सकते हो। वहां पे क्या कर रहे थे, जैसे मान लो हमारे पास क्या था,
तो फाइल के साथ हम लोग क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं बता सकते हो? बताओ। फाइल के साथ क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम लोग? फाइल, तो सबसे पहला फाइल को ओपन कर सकते हो, फाइल को रीड कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो, है ना? या तो नया फाइल बना सकते हैं या फिर पुराना फाइल है उसी में कुछ एडिट कर सकते हैं, यही सारा काम होता है। तो फाइल हैंडलिंग हमारा यही काम करता है, ठीक है, जिसको फाइल ऑपरेशंस बोलते हैं। तो सिंपल फाइल ऑपरेशंस हमारे पास जो होता है वो क्या होगा, या तो आप रीड करोगे, या तो राइट करोगे, या तो उसी में क्या करोगे, अपेंड करोगे, ठीक है। तो तीन चीजें हमारे पास क्या होता है, काम होता है उसको। अब इसमें कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट। उस फंक्शन का नाम क्या होता है, ओपन फंक्शन, ठीक है। ओपन के साथ आप क्या कर सकते हो, कोई भी फाइल को रीड राइट एंड अपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो मुझे क्या करना है, इसी में आपको रीड एंड राइट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक फाइल होना चाहिए। तो आपके पास फाइल है यहाँ पे, क्योंकि ये कॉलम है, कॉलम में आपके पास फाइल होता है सैंपल के अंदर, दिख रहा है? ये क्या है, पहले से कुछ फाइल्स है यहाँ पे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। रीड कैसे कर सकते हैं, तो मैंने बोला आप यूज करोगे ओपन का। ओपन का सिंपल सिंटेक्स होता है क्या, कि सबसे पहले आप क्या करते हो, फाइल का नेम देते हो, फाइल नेम, एंड देन उसको किस मोड पे ओपन करना चाह रहे हो। मोड का मतलब क्या होता है, कि किस पर्पस के लिए, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, या उसमें जो डेटा है एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए, ठीक है। देन ये चीज हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इस पे दिखाना, इस पे से- ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंटेक्स दिखेगा, ये क्या हो गया, फाइल ओपन करने का सिंटेक्स हो गया। तो फाइल टेक्स्ट, देन आपका मोड होगा। देन अगर आप कोई भी ओपन करना चाहते हो तो इस तरीके से आप सिंपल क्या करते हो, लिखते हो, ठीक है। ओपन फाइल का नेम और किस मोड पे ओपन कर रहे हैं, ठीक है। देन आप क्या करते हो, जैसे आपका काम हो जाता है फाइल क्लोज भी कर सकते हो, तो फाइल डॉट क्लोज का ऑप्शन सीखते हो। अब इस तरीके से हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे, ये नहीं है इसमें भी कुछ। हम्म, तो हमारे पास कितने टाइप्स के मोड हो सकते हैं, तो पहला आर मोड होगा। आर मोड का मतलब क्या हो गया, तो ये सिर्फ क्या करेगा, ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग ओनली। जैसे कभी कभी एक्सेल में आप क्या करते होगे, ओपन करते हो तो रीड मोड दिखता होगा, उसमें आप कोई भी चीज एडिट नहीं कर पाते, तो दोबारा क्लोज करके फिर ओपन करते थे, याद होगा तो, है ना। तो ये क्या करता है, सिर्फ रीड करेगा। और दूसरा हमारे पास क्या है, रीड बाइनरी है। अगर आपका कोई चीज बाइनरी फॉर्मेट में है, जैसे कोई इमेज ओपन कर रहे हो, तो इमेज बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, बाइनरी में रहेगा, ठीक है। ऑडियो वीडियो जो भी चीजें रहता है वो सारा बाइनरी में रहता है। तो अगर आप उस टाइप के फाइल को ओपन करना चाहते हो तो रीड बाइनरी लिख सकते हो। आर प्लस का मतलब क्या होता है, हाँ, उसके साथ आपके पास कुछ ऑप्शंस मिलेंगे कि यहाँ पे भी रीड कर रहे थे और प्लस राइट भी कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होगा, हमेशा बिगिनिंग ऑफ द फाइल से होगा, स्टार्टिंग से होगा। देन राइट क्या करेगा, कि ओपन अ फाइल फॉर राइट ओनली, कि आपके लिए क्या करेगा, एक फाइल ओपन करेगा जिसमें आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो, ठीक है। अगर वो फाइल एग्जिस्ट करता है तब, अगर वो फाइल है ही नहीं तो वो ओपन करके उसमें कुछ भी राइट नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन हमारे पास क्या होता है, बाइनरी मोड अभी हमने देखा है। बी का मतलब जो डब्ल्यू बी था ना, ये आर बी डब्ल्यू बी, वो ये लिखा हुआ है कि बी का मतलब क्या होता है, ठीक है। टी का मतलब क्या होता है, कि आपका टेक्स्ट मोड ओपन होगा, ठीक है। प्लस का मतलब क्या होता है, कि आप क्या कर सकते हो, रीडिंग राइट दोनों ऐड कर सकते हो। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, आरबी कर रहे थे, आरबी प्लस, तो इसमें क्या है, रीड भी कर सकते हो बाइनरी फॉर्मेट में भी, और राइट भी कर सकते हो, ये दिख रहा है। देन हमारे पास क्या होगा, डब्ल्यू प्लस होगा। डब्ल्यू प्लस में क्या होगा, यहाँ से देखो, कि आप क्या कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो, है ना। देन ओवर राइट करेगा किसको, एग्जिस्टेंस फाइल को, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो फाइल नहीं है हमारे पास, कोई भी फाइल नहीं, तो वो क्या करेगा, आपके लिए एक नया फाइल बना के दे देगा, क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग।
जो सिर्फ W क्या करता है, सिर्फ राइट करता है, फाइल रहेगा तब, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास वही WP का कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब बाइनरी फॉर्मेट में क्या करना है, राइट करना है, तो अपेंड क्या करेगा, राइट क्या करता है ना, अगर राइट आपके पास पुराना डेटा है, कि मान लो आपके पास कुछ पुराना डेटा है, तो जब भी आप उस फाइल को ओपन करोगे और उसमें कुछ क्या करोगे, राइट करोगे, तो पुराने डेटा को डिलीट कर देगा, राइट ये करता है, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, पुराने डेटा रखना है और नया डेटा उसमें ऐड करना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, क्यों, मुझे पता है तुम्हारा ध्यान नहीं था, क्योंकि वो क्या करता है कि जहां पे भी हमारा टेक्स्ट खत्म होगा उसके आगे क्या करता है, वो ऐड करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अपेंड के बेस पे हो, अगर बाइनरी करना है तो अपेंड बाइनरी कर सकते हो। ए प्लस का मतलब क्या होगा, कि ये रीड भी करेगा और अपेंड भी कर देगा आपके लिए, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, कि बेसिकली थ्योरी के बेस पे देख लिया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे थोड़ा सा। तो जो सबसे पहले आपके पास कोड रहेगा, कि आपके पास फाइल होनी चाहिए, अगर फाइल नहीं है तो रीड नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कि आप भी कॉलेज में ही कर रहे होगे, है ना। तो कॉलेज में एक सैंपल डेटा करके होता है, ठीक है। इसको जब आप ओपन करोगे, ये ओपन होगा, तो इसमें क्या होगा, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ डेटा हमारा पड़ा हुआ है। इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, बिना क्लिक किए हुए कोड के थ्रू रीड करेंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा, सिंटेक्स क्या होता है, तो सिंपल आपके पास जो सिंटेक्स मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ओपन, जो हमारा क्या होता है, फाइल होता है, देन फाइल का नेम, फाइल का नेम क्या है, रीड मी डॉट MD, क्या हो गया, बताओ, नहीं पढ़ना है तो बाहर चले जाओ, यहाँ पे एंटरटेन करने नहीं आए, ठीक है। पढ़ना है तो सही से पढ़ो, एक आराम से, या तो पीछे बैठ जाओ या तो बाहर चले जाओ, फोर्सफुली मुझे भी पढ़ाने का शौक नहीं है, समझे। जैसे रन करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ अभी एरर दिख रहा होगा, क्या एरर दिख रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। क्योंकि हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पे है, कैसे पता चलेगा, कि हम जो कोड लिख रहे हैं ये कहीं और होगा और ये सैंपल वाला कहीं और है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका पाथ कॉपी कर लेंगे, दिख रहा है, कॉपी पाथ, और इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि कहाँ पे होगा। तो सिंपली ये हमारा कहाँ पे है, तो सैंपल डेटा कंटेंट है, कंटेंट के अंदर सैंपल डेटा है, सैंपल डेटा के अंदर क्या होगा, हमारा रेडमी फाइल। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, redmi.md, और किस फॉर्मेट में करना है, तो R फॉर्मेट। जैसे आप रन करोगे तो ये रन हो जाएगा। अब रन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में दिख रहा है, ठीक है, कि ये क्या रहा है, टेक्स्ट को इनपुट रेपर के साथ आपको रिटर्न कर रहा है UTF इनकोडिंग के साथ। अब लेकिन एक्चुअल क्या डेटा है, कैसे पता चलेगा इसमें, तो इसके लिए हमारे पास क्या आता है, इसी में कुछ मेथड आते हैं, तो आता है रीड मेथड, ठीक है। जैसे लिस्ट के साथ क्या क्या आते थे, और और अभी तक याद नहीं हुआ है, तो जितने, अगर कोई भी 5 मेथड पूछ देगा तो कैसे जवाब दोगे। अपेंड एक्सटेंड हो गया, देखो डेटा टाइप का रहता है कि 80% चांस रहेगा कि डेटा टाइप से एक क्वेश्चन पूछ देगा कि मेथड बताओ, 4 5 6, वो नहीं बता पाओगे तो वहीं पे तुम्हारा इंटरव्यू रुक जाएगा, कि आगे तुम्हें कितना आता है मुझे नहीं मतलब है, तुम्हें बेसिक नहीं आता, समझ में आया? तो बेसिक एटलीस्ट तुम याद रखो, फिर वहां पे बोलोगे कि इंटरव्यू क्रैक नहीं होता। अगर मान लो इंटरव्यू का कॉल आ गया अभी, कल तुम्हें इंटरव्यू में जाना है, क्योंकि इंटरव्यू का कॉल अचानक ही आता है और अचानक ही जाना पड़ता है, इसमें नहीं बोलते कि हमें 2 महीने का टाइम दो, या 10 दिन का टाइम दो, 5 दिन का टाइम दो। अगर उसने बोल दिया कि कल इंटरव्यू आपका शेड्यूल हो रहा है, आप पॉसिबल है तो बताओ, नहीं तो 1 2 दिन के अंदर बताना पड़ता है। अगर आप कल नहीं तो परसों बता दो, अगर नहीं है तो वो इंटरव्यू किसी और को कंडक्ट करवा देगा, समझे। तो उसमें नहीं बोल सकते कि मुझे प्रिपेयर करने का टाइम चाहिए,
वो कभी भी नहीं मिलता रियल वर्ल्ड में, समझे? तो आपको प्रिपरेशन अपने हिसाब से करके चलना पड़ेगा, समझ में आया? अब इसके क्या होगा, कुछ मेथड होंगे। मेथड कैसे पता चलता है? तो जैसे डॉट लगाते हो तो उसके सारे मेथड्स आपको दिख जाते हैं, है ना? तो इसमें अगर आपको दिख रहा होगा क्लोज, देन आपको फाइल, तो इसमें रीड होगा, दिख रहा है? तो इसमें रीड के क्या आ रहे हैं, मल्टीपल चीजें आ रही है। एक रीड आ रहा है, रीडेबल आ रहा है, रीड लाइन आ रहा है, रीड लाइन्स आ रहा है, ठीक है? तो अगर आपको पूरा फाइल एक ही साथ रीड करना है तो तीनों में क्या होगा, रीड करने का ही काम रहेगा। रीड लाइन क्या करता है, एक एक करके लाइन रीड करता है, ठीक है? देन रीड क्या करता है, एक ही बार में सारा रीड करके आपको रिटर्न करके दे देता है। रीड लाइंस क्या करेगा कि आपका एक एक लाइन रीड करेगा और एज अ लिस्ट रिटर्न करेगा। तीनों में ये डिफरेंस है। रीड लाइन एक ही बार में पूरा फाइल रीड करके आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है? रीड क्या करेगा, सिर्फ एक लाइन रीड करेगा, ठीक है? देन रीड लाइंस क्या करेगा कि सारा डेटा रीड करेगा और जितना भी क्या होगा, लाइन सेपरेट मतलब न्यू लाइन के बेस पे होगा उसको अलग अलग लिस्ट में लिख के दे देगा, ठीक है? तो तीनों का एक एक बार हम लोग देख लेंगे, ठीक है? या तो इसको क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल पे स्टोर करवा के देन डॉट लगा सकते हो, या तो डायरेक्टली रख सकते हो। तो एक बार मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ, रीड, और ये हमारा, तो इसके अंदर जितना भी डेटा था वो सारा आ गया। क्योंकि ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं, क्यों, बीच बीच में आपको स्लैश का फॉर्म दिख रहा होगा, दिख रहा है, स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन, मतलब वो वहां से न्यू लाइन, ठीक है? अब एक्चुअल न्यू लाइन देखना है तो क्या कर सकते हो आप, इस पूरे कोड को प्रिंट के अंदर रख सकते हो। प्रिंट क्या करता है, जो भी स्पेशल कैरेक्टर होता है वो उसको रीड कर सकता है। जैसे प्रिंट लिखेंगे तो एज इट इज दिखने लगा। तो मैंने एक ही लाइन में क्या किया, सारा चीज लिख दिया। अब इसी चीज को अगर अलग अलग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो हमें पता है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, कि मैंने बोला कि हमारे पास एक फाइल होगा, तो मैंने फाइल इक्वल टू, और उसको मुझे ओपन करना था, ओपन, और ये कंटेंट वाला, ये मेरा फाइल ओपन हो गया। अब इस फाइल को मैं क्या कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, फाइल डॉट रीड, ठीक है? तो ये मेरा रीड हो जाएगा, ठीक है? अब रीड करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको अलग से एक और वेरिएबल में तो ये इसको मैं बोल दूंगा डेटा, ठीक है? देन इसको मैं क्या करूंगा, प्रिंट डेटा। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन जो ऊपर वाला कोड रहेगा, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको अगर बिगिनर फ्रेंडली नहीं है ना? दूसरा क्या है कि आपने क्या किया, वेरिएबल के साथ क्या किया, स्टोर किया एंड देन उसको प्रिंट कर रहे हो, तो इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है? और दोबारा कि आप डेटा को कहीं पे भी यूज करना चाहते हो तो एक फीचर यूज कर सकते हो। पहले वाले में क्या था कि कहीं पे हमने सेव नहीं किया है तो इसलिए ये दोबारा यूज नहीं होगा, ठीक है? एंड देन अगर आपका फाइल का काम हो जाता है तो फाइल को हमें क्लोज करना पड़ता है। क्लोज कैसे करेंगे, तो जो भी हमारे पास फाइल था, फाइल डॉट क्लोज, बस इतना ही लिखना होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्लोज का मतलब होता है कि ये फाइल क्या है, अभी रीड करने के लिए ओपन नहीं है। तो ये और ये क्या हो गया, आपका सिंटेक्स हो गया। तो एक बार रीड राइट करके देखो, रीड करके, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। लिख लिया, इसको लिख लो, फिर आगे पढ़ेंगे। टाइम हो गया ना। हम्म, तो एक राइट का बताते हैं, फिर हम लोग छुट्टी करेंगे। ये समझ में आया? नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? हम्म, तो बोला करो, क्योंकि इशारा ऐसे करते हो मतलब हाँ भी नहीं हो सकता, ना भी नहीं हो सकता, मतलब बीच में फंस के रह गए। ये समझ में आया कि फाइल का नेम होता है। अच्छा, फाइल का नेम हम लोग इतना लंबा क्यों लिखे हैं, बता सकते हो? हाँ वो भी सही है, बट क्या है कि जो मेरा readme डॉट एम डी था वो किसी फोल्डर के अंदर था। तो जब हम पाथ स्पेसिफाई करते हैं तो स्लेस के बेस पे देखता है। ये चीज आपको कहाँ पे भी दिखता है, तो आप अपने यहाँ पे जाओगे, ये दिख रहा है कि मुझे क्या करना है, ये ईडीए फाइल ओपन करना है, ठीक है? तो ये आप क्या करते हो, ओपन कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में वो क्या करता है, कुछ इस तरीके से चलता है, दिख रहा है ऊपर में? ये उसका पाथ हो गया कि सी ड्राइव में हो, यूजर एचपी डॉक्यूमेंट, डेटा साइंस, देन पाइथन, देन पाइथन लाइब्रेरी, देन ईडीए। तो ये पाथ के अंदर क्या रहता है, आपके फाइल्स है, तो ये पूरा क्या होता है, आपको कॉपी करना पड़ता है, ठीक है? तभी क्या इसको समझ में आता है कि ये इसके अंदर से आप रीड करना चाहते हो, ठीक है? तो ये मेरा रीड का ऑप्शन हो गया, ठीक है?
अब आपको यहाँ पे एक फाइल भी बनाना है, कैसे बनाएंगे? क्रिएट फाइल, एक न्यू फाइल बनाना है, कैसे बनाओगे? तो न्यू फाइल बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है? राइट ऑप्शन होता है ना, याद है? तो राइट के लिए हम क्या करते हैं? फाइल, या फिर बोल सकता हूँ F2, देन सेम ओपन मेथड के साथ क्या होगा, सारा काम होगा। अगर मुझे क्या करना है, राइट करना है, तो राइट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने फाइल का नाम रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे जो मेरे पास आ रहा था summary.txt और राइट मोड, जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये एक मेरा समरी डेटा बन जाएगा, दिख रहा है? तो जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया ये वाला कोड, ऑटोमेटिकली क्या है वहां पे दिख रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पे नेम चेंज करता हूँ summary1.txt, रन करूंगा तो दोबारा क्या होगा, एक summary1 का क्रिएट होगा, ठीक है? आ गया? तो ये क्या कर रहा है मेरे लिए, मेरे बिहाफ में क्या कर रहा है, फाइल क्रिएट कर रहा है। अब इस फाइल में मुझे क्या करना है, फाइल बनाते हैं तो कुछ ना कुछ तो रखते हैं ना डेटा, तो डेटा ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है हमारे पास, जिस तरीके से रीड का मेथड होता है F2 डॉट राइट, हाँ क्लोज कंपलसरी रहता है कि एक फाइल जब तक क्लोज नहीं होगा दूसरा आप ओपन नहीं करोगे, नहीं तो फिर क्या होगा, सारा फाइल ओपन ही रहेगा, ठीक है? अब दूसरा हमारे पास क्या है, F2 हो गया, F2 डॉट, क्योंकि राइट का ऑप्शन है तो हमारे पास इसमें क्या है, राइट है और राइट लाइन है, ठीक है? दो कॉन्सेप्ट होता है, राइट क्या करता है कि आप अपने हिसाब से जितना लिखोगे वो लिख के आप पास कर सकते हो, तो एक ही बार में सारा क्या होगा उसमें ऐड हो जाएगा। राइट लाइन्स क्या करेगा कि आप क्या करते हो, लिस्ट में सारा चीज है और उसको ऐड करना चाहते हो। लिस्ट में क्या होता है कि एन नंबर ऑफ लाइन्स होगा, उसको ऐड करना चाहते हो तो एज अ लिस्ट की तरह लेगा इनपुट और उसको क्या करेगा, राइट करके आपको रिटर्न कर देगा। तो मैं भी राइट कर रहा हूँ एंड इसके अंदर आप कुछ भी कमेंट लिख सकते हो। एंड ये हमारा क्या है, दिस इज समरी फाइल। तो एक बार मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ समरी में, ये मेरा समरी का फाइल यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे अभी कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है? जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो लाइन है यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है? जैसे मैंने इसको रन किया तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा, कैसे दिखेगा, तो दोबारा क्या करोगे, इसको रिफ्रेश कर लो, कैसे करते हैं, डबल क्लिक किस में करोगे दोबारा तो ये रिफ्रेश हो जाएगा, तो ये आ गया, दिस इज ए समरी फाइल। तो ये क्या हो गया, हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है? ये हमारा क्रिएट हो गया। तो हमने रीड करना भी सीखा और राइट करना भी। अब इसके साथ प्लस का भी ऑपरेशन देखेंगे और अपेंड का भी देखेंगे। नेक्स्ट क्लास आपका काम क्या रहेगा, सिर्फ कि जो आपने एड टू कार्ड का बनाया था वो सारा कोड एक जगह पे रखोगे, ठीक है? एंड देन उसमें जो डेटा स्टोर कर रहे थे डिक्शनरी में वो आपको इस फाइल में स्टोर करना है बस। और स्टोर करने के लिए सिंपल इतना ही कोड होगा, ठीक है? और चूंकि यहाँ पे क्या है, दिस इज अ समरी, अगर मैं इसको एक वेरिएबल के साथ करता हूँ उसमें क्या था, कार्ड था, तो कार्ड इक्वल टू, में डेटा इस तरीके से था 1,1 कॉलन ए बी कॉलन 2, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। मैंने इसको रन किया, इसी तरीके से कार्ड में आ रहा था। अब इसी चीज को क्या कर सकते हो, आप राइट कर सकते हो अपना F2 डॉट राइट, और राइट में क्या ऐड करना है, तो कार्ड ऐड कर देना है, कार्ड वाला डेटा, ठीक है? अब जैसे ही रन करोगे तो ये मेरा ऐड हो जाएगा। क्या दिख रहा है, तो इसको मैं स्ट्रिंग में चेंज कर दूंगा। स्ट्रिंग में कैसे चेंज करते हैं, str लिखोगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है? ये मेरा स्टोर हो गया। अब कैसे पता चलेगा स्टोर है, तो सिंपली डबल क्लिक करो, रिफ्रेश होकर आपके पास आ जाएगा, ये दिख रहा है, दिस इज अ समरी फाइल और उसी के अंदर है। ये न्यू लाइन पे क्यों नहीं आया, न्यू लाइन के लिए हमारे पास क्या होता है, स्लैश एन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करें, कोड के थ्रू सारा काम कर रहे हैं तो कोड का क्या होता है, अपना ही सिंटेक्स होता है। जैसे आप इसको दोबारा रन करोगे ये क्या होगा, आपको न्यू लाइन पे दिखेगा, दिख रहा है? तो ये डेटा ऐड हो गया। तो यही चीज आपको अपने कार्ड वाले पे करना है, ठीक है? तो और ये जो फाइल है वो परमानेंट हो गया। जैसे आप इसको क्या कर सकते हो,
राइट क्लिक करोगे, डाउनलोड कर लोगे। क्योंकि गूगल कोलैब में क्या होता है, ये टेम्परेरी रहता है कि आपका जो मेमोरी रहता है ना, गूगल कोलैब उड़ा देता है। तो इसको मैंने जैसे ही डाउनलोड किया, अब ये क्या होगा, परमानेंट हो गया। अब जब तक मैं फाइल डिलीट नहीं करूंगा तब तक क्या होगा, वो डेटा उसी में रहेगा। ठीक है, तो ये क्या रहता है, एक प्रॉपर रहता है कि हमने एक फाइल सिस्टम में स्टोर करना सीख लिया। तो रीड और राइट का देखा, अपेंड का और प्लस का नेक्स्ट प्लस से देखा। ठीक है, इतना समझ में आया, तो ये लिख लो, फिर आगे देखेंगे कल।